तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे पिताजी मुझसे हमेशा यही कहते थे कि मुझे हमेशा मेरे क्लैन के लिए जीना है। उनका मतलब ये था कि मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए और मुझे अपने भाई के साथ परछाई की तरह रहना चाहिए। फिर सीन थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो योद्धा होते हैं वो एक लड़के के सामने खड़े होते हैं उसको मारने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अभी घुटनों पर होता है। फिर वहाँ पर कोई आ जाता है ये बोलते हुए कि ओहो कितना अनमोल नज़ारा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ दिखाई दे रहा होता है हमें। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो सैनिक उससे लड़ रहे होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए वो आदमी बोलता है कि एक योद्धा अकेले महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों के साथ लड़ाई कर रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया है। और जो आदमी वहाँ पर आया होता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। और हम लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर का नाम फाइनली बताया जाता है। उसका नाम होता है सियान वर्ट। और जो इस इंसान को पहचान लेता है जो उसके सामने आया होता है और वो बोलता है कि बोरिस। और बोरिस उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा एवलिश स्माइल कर रहा होता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने चाकू को समन कर लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया। और वो तो अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है बोरिस के ऊपर और ये पूछता है कि क्या महाराज ने तुमसे ये करने को कहा था। लेकिन जो बोरिस होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल काला माना एमिट कर रहा है। ये कितना ज़्यादा घिनौना है यार, तुम्हें बिल्कुल अफवाहों के जैसे थे, तुम मिस्ट के हत्यारे हो। और हम लोगों को दिखाया जाता जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी को एमिट कर रहा होता है जिसको देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। जो बोरिस होता है हमें बताता है कि मिस्ट एक ऐसा संगठन है जो हमारे नाइट ऑफ लाइट के लिए बिल्कुल कोहरे की तरह है। मैं ऊंचे के दर्जे के जो लोग हैं उनको बता दूंगा कि मैंने एक और मिस्ट के हत्यारे से छुटकारा पा लिया। फिर हमें दिखाया जाता है सियान और वो बोलता है कि ज़रूर आगे बढ़ो, अगर इसके बाद तुम्हारे पास बोलने के लिए मुंह भी बचे तो बता देना ऊपर के अधिकारियों को। और वो बोलता है कि अगर मेरा काम पूरा हो गया यहाँ पर जो मैं करने आया हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा माना एमिट करने लग जाता है और बोरिस को उससे बचने के लिए अपने हाथों को आगे करना पड़ता है। और वो बोलता है कि अगर तुम अपनी गुप्त शक्तियों का प्रयोग करने जा रहे हो तो ऐसा मत करो, अभी के अभी हार मान जाओ, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे बैरियर लगा रखे हैं। और बैरियर का नाम सुनते हमारा जो सियान होता है वो बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। फिर मुझे अपने भाई के साथ मिलकर असली दोषी को पकड़ना होगा जिसने मेरे ऊपर ऐसा हमला करवाया है। और जो सायन होता है वो बोलता है क्या कहा तुमने, एक बैरियर यहाँ पर लगाया है, मैं उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो सियान को रुकने के लिए बोलता है। और उस आदमी के वहाँ पर आते ही बोरिस भी उसके सामने अपना सर झुका लेता है। और उसको देखकर जो सियान होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। और अब भी उसे अपने पिता की बात याद आ रही होती है कि अपने कबीले के लिए जियो और तुम्हारे भाई एशल भी एक वंश का हिस्सा ही है, अगर वो सफल हो गया तो उसमें ही तुम्हारी सफलता मानी जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है एशल वहाँ पर आ जाता है जो कि सियान का बड़ा भाई होता है। और उसको वहाँ पर देखकर एशल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो सोचता है कि क्या मेरे ऊपर हमला करवाने वाला यही है, क्या मेरा बड़ा भाई ही मुझे जान से मारना चाहता है। और ये सब सोचकर जो सियान होता है वो घुटनों पर आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और यही सेम बात एशल भी उसको बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो। और एकदम से एशल सियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सियान उससे पूछता है कि क्या इस सब का आखिरकार मतलब क्या है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो। और जो एशल होता है वो बोलता है कि सायन तुमने अपने सभी कर्तव्यों को बखूबी निर्वाह किया है, मेरे लिए, अपने कबीले के लिए या फिर सब के लिए, लेकिन इसलिए मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारे कंधों से वो बोझ को उतार दूँ। यानी कि उसको मारने की बात कर रहा है और उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता। सियान बोलता कि मतलब इस सब का मतलब क्या है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद जो एशल होता है वो बोलता है क्या कहा तुमने, तुमने कुछ गलत किया है, क्या तुम्हें सच में वो भयानक ओरा दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हारे शरीर से निकल रहा है, तुम एक हत्यारे के अलावा और क्या हो, अब तो मैं तुम्हें इंसान भी नहीं बुला सकता। और ये बात सुनने के बाद सियान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और एशल बोलता है कि तुमने बहुत टाइम तक हमें बेवकूफ़ बना लिया, तुम और नहीं बना पाओगे। क्या तुम्हें सचमुच लगता है, क्या तुम्हें सचमुच उन सभी हत्याओं का पता नहीं है जो तुमने अभी तक की हैं, क्या तुम्हें अपने पापों का ज्ञान नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जो सैन होता है वो बोलता है कि
कौन सा पाप, कौन से मर्डर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा हर टाइम साथ दिया है, मैंने तुम्हारा राजा बनने तक साथ दिया है, मैंने तुम्हारा डीमन आर्मी की रेड में साथ दिया है, मैंने हर तुम्हारी उस चीज़ में साथ दिया है जिसको तुम पाना चाहते थे। और अब तुम्हें जब सब कुछ मिल गया है तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी सेवा की है क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करना ही मेरा जीवन का आधार मानता था। और हम लोग देखते हैं सियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो ज़मीन में मुक्का मार रहा होता है और वो बोलता है और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं 20 सालों तक तुम्हारे नीचे काम करता रहा कुत्तों की तरह और अब तुम मुझे उस सब मेहनत का ये अंजाम दे रहे हो। और हम लोग देखते हैं सियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने मन में बोलने लग जाता है कि इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा पूरा शरीर ही क्यों ना टूट जाए, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी भी कुछ इतना बचा हुआ है कि मैं तुम्हें एक बार के लिए तो मार ही सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ पावर अप करने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी को एमिट करने लग जाता है और वो डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर आसपास जितने भी सैनिक मौजूद होते हैं वो बोलते हैं कि उसके पास अभी भी इतनी ज़्यादा काली शक्ति बची हुई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा असंभव है, ये तो पक्का कोई इंसान नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो बोलता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, अपने छोटे भाई की जान लेना चाहते हो क्योंकि तुम अपने छोटे भाई से डरे हुए हो। और हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है एशल के ऊपर। और फिर हम लोग देखते हैं जो एशल होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन एकदम से ही जो सियान होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है एशल के ऊपर। लेकिन एशल भी अपनी तलवार को उठाकर उसके अटैक को डोज कर लेता है और सियान उससे थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि बस एक बार मुझे उसके ऊपर एक ऐसा अटैक करना है जिससे उसकी कमज़ोरी को मैं तोड़ पाऊँ, जिससे वो दोबारा से रीजनरेट ना कर पाए। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बैरियर आ जाता है जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर आया कैसे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे बोरिस खड़ा है और वो समझ जाता है कि बोरिस ने उस बैरियर को बनाकर एशल को उसके अटैक से बचाया था। और हम लोग देखते हैं कि इसी का फ़ायदा उठाता है अपना एशल और वो अपनी तलवार से वार कर देता है सियान के ऊपर और वो अपनी तलवार को सियान के पेट के आर पार निकाल देता है, जिसकी वजह से सियान का हथियार उसके हाथ से छूट जाता है। फिर एशल बोलता है कि मैं तो तुम्हें बिना दर्द वाली मौत देकर तुम पर एहसान करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे भाई थे, लेकिन फिर भी तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम एक राक्षस हो, अच्छा हुआ कि मैंने शुरू से ही तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं। और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि उसके भाई ने ही कभी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, जबकि वो उसकी पूरी दिल से सेवा करता है। फिर हम लोग देखते हैं जो एशल होता है वो सियान के पेट में लात मारता है और अपनी तलवार को उसके पेट से बाहर निकाल लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है बोरिस को लेकर। और फिर हमें दिखाया जाता है सियान और वो बात कर रहा होता है अपने मन में कि यार हट, धिक्कार है मेरे ऊपर, क्या इस तरीके से मेरी लाइफ जो वो एंड होने वाली है। और हम लोग देखते हैं कि वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से ही वो खड़ा हो जाता है और वो एशल के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन एशल उसको आता हुआ नोटिस कर लेता है और हम लोग देखते हैं सियान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हो तो मारने ही वाला होता है, गले पर बिल्कुल उसका चाकू पहुंच ही गया था एशल के। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि एशल एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है सियान के ऊपर और सियान का गेम वहीं के वहीं ओवर कर देता है। लेकिन तभी सियान के कानों में एक आवाज़ आने लग जाती है कि यंग मास्टर जल्दी से उठ जाइए। और हम लोग देखते हैं सियान को वो अपने बिस्तर से एकदम से अपनी गर्दन को पकड़े हुए उठता है पसीने से तर हुआ कि जैसे मानो कि अभी उसके ऊपर हमला किया था एशल ने। लेकिन उसके सामने एक लड़की होती है, वो बोलती है कि तुम कितने समय तक और सोने का इरादा कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है तुम यहाँ पर ट्रेनिंग से बचने के लिए सोने की एक्टिंग कर रहे हो, तो जल्दी से रेडी हो जाओ और ट्रेनिंग पर जाना है तुम्हें। और वो वहाँ पर उस लड़की को देखकर बोलता है कि एमिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो एकदम से नोटिस करता है कि एक मिनट, एमिली इसको तो मैं लगभग 20 साल पहले मिला था, ये अब यहाँ पर क्या कर रही है। और ये जो मेरा कमरा है ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये फर्नीचर भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा मेरे बचपन में था। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं वापस अपने बचपन में आ गया। और फिर वो अपने हाथ लगाता है चेहरे पर और नोटिस करता है कि वो फिर से बच्चा बन गया है। और ये बात सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन उसके सामने जो एमिली होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर जल्दी से खड़े हो जाइए, मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग से बचने के लिए अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, क्यों है ना। और सियान को समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी ट्रेनिंग, तो वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रही हो।
और फिर वो बाहर की तरफ निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वर्ट क्लेन डची जो कि एक जगह पर होता है और अपने मन में सोच रहा होता है सियान कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं अतीत में डची में वापस आ गया हूँ। फिर वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ये मौत से पहले अपनी पूरी लाइफ जो आंखों के सामने गुजरती है, जो लोग बोलते हैं क्या ये बिल्कुल वैसा है। फिर जो सायन होता है वो बोलता है कि मुझे याद है 27 साल पहले की बात है, साल था 985 और 1 मार्च की बात थी। हर साल डची में एक 1v1 ट्रेनिंग सेशन होता था जो कि मेरे पिताजी ही आयोजित करवाते थे और जो मेरे पिताजी थे वो भी यहाँ पर उपस्थित रहते थे और उन्होंने मेरे लिए इस कार्यक्रम को बहुत ही बड़ी बात बना दिया था। और जो मेरा प्रतिद्वंदी था वो था क्रेंजवर्ट। ये मेरा सौतेला भाई था और मेरी ही उम्र का था। फिर हमें उसकी माँ दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मार्गरेट एजर्थ, जो कि उसके पिता की पत्नी यानी कि ड्यूक की पत्नी होती थी। इसी वजह से हम दोनों में सबसे कम उम्र का होने के बावजूद भी क्रेंज को बहुत अधिक ध्यान मिलता था क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसके पास थी और उसकी माँ उसके पास नहीं थी और वो एक नाजायज़ बेटा था। फिर हमें उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि पास्ट लाइफ में जब उसका ये 1v1 ट्रेनिंग सेशन होता था तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से क्रेंज जो वो हरा देता था और क्रेंज से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हारने के बाद वो एक हंसी का पात्र बन के रह गया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने भी उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं एमिली उसके साइड में होती है, वो बोलती है कि तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देती। और जो सियान होता है वो बोलता है कि अरे मुझे इसको जीतना ही तो है बस, और कोई बात नहीं है, बस छोड़ो मैं इसको जीत लूँगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि एक नौकरानी भी मुझे नीचा दिखा रही है, बोलो क्या टाइम आ गया है मेरा। लेकिन तभी एकदम से वो कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में जो तलवार होती है उसको बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब मैं इस तलवार को उठा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ताकत भी उतनी है जितनी इस उम्र में होनी चाहिए थी मेरी। फिर वो उस तलवार की तरफ ही देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये मेरी लाइफ नहीं है जो मेरी आंखों के सामने आ रही है, ये कुछ और ही है। मुझे लगता है कि मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैंने तो ऐसे भी किसी भी जादू के बारे में नहीं सुना जो किसी इंसान को पास्ट में भेज सकता है, तो फिर ये कैसे हो गया है, क्या सच में मैं पास्ट में आ गया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है क्रेंज जो कि उसके सामने होता है, वो बोलता है तुम भाग तो नहीं जाओगे ना मुझसे डर के। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है सियान कि लगता है कि मैं भविष्य बदल सकता हूँ। फिर वो अपने पिता की तरफ देखता है और उसका जो पिता होता है उनके 1v1 ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने का आदेश दे देता है। और जो क्रेंज होता है वो बोलता है कि तुम कहाँ देख रहे हो बेवकूफ़, मेरे ऊपर ध्यान दो। और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है सायन के ऊपर। लेकिन जो सायन होता है वो बोलता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रहा है, इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से डोज कर लूँगा। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके इस अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और उसी से डोज हो जाता है, मतलब साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से क्रेंज का जो अटैक है वो नीचे ज़मीन पर लग जाता है, जिसकी वजह से क्रेंज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो कायरो की तरह भाग रहे हो, मुझसे लड़ाई करो। लेकिन एक ही अटैक के अंदर सियान क्रेंज की तलवार को दूर फेंक देता है, फिर अपने पाँव से उसके पाँव के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्रेंज को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपने पाँव को पकड़ कर लेता है और ज़मीन पर लेट जाता है। और ये सब कुछ देखकर उसकी जो माँ होती है वो बोलती कि क्रेंज मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें कुछ लगी तो नहीं ना, मतलब यार परवाह दिखाने लग जाती है और कुछ नहीं। और जो उसका पिता होता है वो बोलता है कि सायन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर हम लोग देखते हैं सायन को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बस अब इसके गर्दन पर तलवार रखनी है और कुछ नहीं, और ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ काफ़ी होगा, मुझे इसको बहुत ज़्यादा सबक सिखाना होगा क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था इस लाइफ में। अब मेरे पास मौका है इसको पूरा बदला लेने का। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लुक के साथ क्रेंज की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो मारने के लिए रेडी हो जाता है क्रेंज को। और क्रेंज भी समझ जाता है कि अब उसकी लंका लगने वाली है और वो रोने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रेंज को पीट पीट कर सायन ने बहुत ही बुरी हालत कर दी, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा होता है। और आखिर में उस 1v1 परीक्षण का जो है फैसला सुना दिया जाता है कि सायन जो है इसका विजेता है और क्रेंज जो है वो हार चुका है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर सायन हमें बता रहा होता है कि उसके पिता ने उसको मिलने का आदेश दिया है और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम भी निकाला है सायन से मिलने के लिए। और सायन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने 1v1 जीत कर इतना ज़्यादा बड़ा काम कर दिया, क्या अब मेरे पिताजी मेरे ऊपर ध्यान देंगे।
और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड यूकेलन को मुझे लेने के लिए भेजा है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि डायरेक्टली मेरे पिताजी के साथ काम करता है, यानी कि वो ड्यूक का राइट हैंड मैन है, ये बोल सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि साइन के सामने से क्रेंज की माँ आ रही होती है, जिसको देखकर जो साइन का मन होता है उसको छेड़ने का करता है। फिर वो पूछता है उससे कि क्रेंज का क्या हाल है मैडम जी। और ये बात सुनने के बाद जो मार्गरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है साइन के ऊपर, और वो बोलते हैं कि अपने भाई को इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद तुम ऐसा सवाल कर भी कैसे सकते हो। और फिर जो साइन होता है वो बोलता है कि 1v1 ऐसा ही होता है मैडम, आपको शायद पता नहीं, और ये बोलकर वो उससे साइड से निकलने लग जाता है। लेकिन जो मार्गरेट होती है वो बोलती है कि इसलिए नाजायज़ बच्चों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, वो हमारी बराबरी करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जैसी माँ वैसा बेटा। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जो माँ है वो एक प्रोस्टी समझ जाओ थी, इसलिए ठीक है। और तुम्हें तो सड़कों पर भीख मांग कर खाना चाहिए था, तुम्हारी क्या औकात है हमारे साथ लड़ाई करने की। और ये बात सुनने के बाद जो साइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अब इसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, क्या मैं इसे यहीं के यहीं मार डालूं। और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे मार डालूं। फिर वो एकदम से सोचता है कि अरे छोड़ो, जाने दो, मुझे दूसरा तरीका पता है जिससे मैं इसे बहुत ज़्यादा परेशानी पहुंचा सकता हूँ। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके परेशान करूंगा। और फिर वो बोलता मार्गरेट से कि आपको अपने बेटे क्रेंज की चिंता नहीं हो रही क्या। और ये बात सुनने के बाद जो मार्गरेट होती है वो बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो आखिरकार। फिर जो सियान होता है वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ जाएगा एकेडमी के अंदर, तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही कि आपका बेटा कैसे ग्रेजुएट कर पाएगा। और फिर ये बात सुनने के बाद जो मार्गरेट होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। वो तो हाथ भी उठाने वाली होती है सियान के ऊपर और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को ऐसे धमकी देने की। लेकिन जो यूकेलेन होता है वो बीच में आ जाता है महारानी के, और वो बोलता है कि मुझे खेद है महारानी, और ड्यूक ने हमें ऑर्डर दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी सियान को लेकर आऊं, और हम पहले से ही बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं। और ये बात बोलकर यूक्रेन उसके सामने से सियान को ले जाता है, जिसकी वजह से जो सियान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ड्यूक का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, इसके लिए जो यूक्रेन वो मेरी रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यूक्रेन की तरफ देखकर सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिता ने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड मुझे लेने के लिए भेजा है, और ये तो महारानी के सामने तक नहीं झुक रहा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ और हमें दिखाया जाता है कि जो सियान होता है वो कमरे में आ चुका होता है, और उसके सामने उसका पिता खड़ा होता है जिसे वो झुककर अपना नमस्कार कर रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हम 15 साल बाद ऐसे पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है ड्यूक के बारे में, जिसको पश्चिमी भाग का राजा माना जाता है और लोग उसे महाद्वीप का रक्षक बुलाते हैं। और ये माना जाता है कि उसने राक्षसी सेना का जो हमला है वो रोका था। और फिर हमें एक झलक दिखाई जाती है कि कैसे ड्यूक ने उन राक्षसों का सामना किया था और उनको तबाह कर दिया था। फिर हमें वही सब बातें बताई जाती है उसके बारे में कि ये इतना महान राजा है, ये तो तब तक सेवा करता रहेगा जब तक मर नहीं जाएगा। और ये सब बातें हमें सियान अपने बारे में बता रहा होता है कि उसको यही सब बातें अपने पिता के बारे में याद है। फिर जो उसका पिता होता है उसके सामने बैठ जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी तलवारबाजी देखी, तुम उस तलवार से यानी कि कहीं की उस तलवार के अटैक से एकदम सटीकता से बच गए थे, तुमने ये कैसे किया। और ये सवाल पूछते ही हम लोग को दिखाया जाता है कि सियान पूछता है कि क्या क्या मतलब क्या। फिर सियान का पिता उसे बताता है कि तुमने क्रेंज के हमले को एकदम सटीकता से देखा और तुम वहां से हट गए और उसके उस अटैक को डोज कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसी तलवारबाजी आखिरकार सीखी कब। और ये सवाल सुनते ही जो सियान होता है वो एकदम से शौक हो जाता है और अपने मन में बोलने लग जाता है कि जैसे कि इनसे उम्मीद की जा सकती थी, ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। और फिर जो सियान होता है इनका जवाब देता है, वो बोलता है किसी से सीखने की बजाय मैं रात में छुप के खुद से ही अभ्यास करता रहता हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। और ये बात सुनने के बाद जो सियान का पिता होता है वो बोलता है कि जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारी तो तलवारबाजी में कोई भी खास दिलचस्पी नहीं थी, तो क्या कोई ऐसी बात है कि तुम हमसे अपनी ये स्किल छुपा रहे थे। तो सियान होता है वो जवाब देता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अलग नहीं दिखना चाहता था इसलिए मैं शो ऑफ नहीं करता था। और ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि इसके बावजूद भी आपने जो क्रंच को हराया है वो बाकी काबिल तारीफ है। और ये बात सुनने के बाद एकदम से ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी ड्यूक बोलता है लेकिन फिर भी जो आपने उसको हराने के बाद उसको पीटा है, क्या सच में वो करना जरूरी था। और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो बोलता है कि इनके सवाल काफी चतुराई भरे हैं, मतलब वो अपने मन में बोल रहा होता है ये बात। और वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर जो सियान तो है वो थोड़ा सा सोचने के बाद जवाब देता है
कि मैं कुछ साबित करना चाहता था। और ये बात सुनने के बाद ड्यूक पूछता है कि क्या तुम कुछ साबित करना चाहते थे और भला वो क्या है? और ये बोलने के साथ ही सियान बोलता है कि भले ही हम दोनों भाई हैं लेकिन मैं क्रंच से बेहतर हूँ। मैं ये साबित करना चाहता था इसलिए मैंने क्रंच को 1v1 का असली मतलब समझाया। और ये बात सुनने के बाद एकदम से ही जो ड्यूक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये जो तुम्हारा जवाब था वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट और सीधा था। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली हो। मुझे यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ड्यूक बोलता है सायन से कि मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन एशल के एक मजबूत सहयोगी बनोगे। और ये बात सुनने के साथ ही जो सियान का चेहरा होता है वो डर के मारे कांप उठता है और वो बोलता है अपने मन में कि क्या मुझे ऐसा क्यों, मतलब मुझे सहयोगी ही क्यों बनना पड़ेगा एयरसेल का? यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और फिर उसको वही सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि एयरसेल उसको जान से मार रहा है उसकी पुरानी लाइफ में, जहाँ से ये अब वापस में अपने बचपन में आया है। और वो सोच रहा होता अपने मन में कि यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मेरे पिता का जो ऑब्सेशन था अपने बड़े बेटे एयरसेल के साथ वो बिल्कुल सेम ही होता जा रहा है। और वो बिल्कुल नर्वस हो रहा होता वहाँ पर बैठा-बैठा, उसके हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि यहाँ पर कोई पुरस्कार समारोह तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 1v1 जीतने के लिए मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तो मुझे बताने से पहले बिल्कुल भी मत डरना। और ये बात सुनने के बाद एकदम से जो सियान होता है, वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं उस कमीने एशल के हर एक इरादे को बर्बाद करना चाहता हूँ। फिर वो अपने पिता से बोलता है कि मैं चाहता हूँ और हमें बताया नहीं जाता। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है एमिली की तरफ, जो कि चिल्लाकर बोल रही होती है कि क्या तुम फ्रंट लाइन में जाना चाहते हो? तुम पागल हो गए क्या? और वो कंटिन्यूअसली सियान के ऊपर चिल्ला ही रही होती है, लेकिन सियान बोलता है कि हाँ, मैंने यही माँगा पिताजी से, लेकिन अभी मुझे पक्के तौर पर नहीं पता। और एमिली बोलती है कि अरे यार, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि वो कैसी जगह है? उस जगह पर क्रूर और भयानक दानव जानवर घूमते रहते हैं। फिर हमें बताया जाता है यूसुफ साम्राज्य के पश्चिम में वेलियास में इस महाद्वीप में केवल एक ही जगह है जिसे फ्रंट लाइन कहा जाता है, और वो है रेमिया घाटी, जिसे फ्रंट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों सालों से राक्षसों के साथ हमारा निरंतर युद्ध चलता आ रहा है। इसीलिए उसके जो पिता थे वो शुरू में अड़े हुए थे कि वो उसको फ्रंट लाइन में नहीं भेज सकते। लेकिन फिर उसके पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो फ्रंट लाइन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे पहले उसके लायक होना होगा। हालांकि सियान को ये बात कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आती, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि फिलहाल उसको अपनी पावर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पावर है वो अपने सभी साथियों से बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि चलो, इस बात का तो शुक्र है कि मुझे अपनी फाइटिंग स्पिरिट और एक्सपीरियंस याद है, जिसकी वजह से मैं क्रेंच को बहुत ही आसानी से हरा पाया। और उसको अपने शरीर में अपने डिमोनिक एनर्जी का भी एहसास हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होती है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर वो अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेगा, तो वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा। और वो आज ही से ट्रेनिंग शुरू करने की सोच रहा होता है अपने मन में, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, और कोई वहाँ पर आ जाता है उसके नाम को चिल्लाते हुए। और उसको वहाँ पर देखकर सियान की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसके सामने होती है उसकी बड़ी बहन एलिस, जो कि आते ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसको हिलाने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से। और जो एमिली होती है वो मिस एलिस को बोलती है कि ओह मिस एलिस, कैसी हैं आप? और फिर हम लोग देखते हैं एलिस को, वो बोलती कि मैंने भी सुना कि तुम पिताजी से बात कर रहे थे कि तुम फ्रंट लाइन में जाना चाहते हो, वहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो। और जो सियान होता है वो बोलता है कि बहन प्लीज़ मुझे छोड़ दो यार, मुझे साँस नहीं आ रहा। फिर एमिली उसको ज़मीन पर फेंक देती है और उसकी हालत वहीं पे खराब हो जाती है। और जो एलिस होती है वो बोलती है कि क्रेंच को हराने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा घमंड आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, तुम अभी मेरे पीछे आओ छत पर। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों छत पर आ चुके होते हैं। और जो एलिस होती है वो बोलती है कि तुम अपनी तलवार को चूज़ कर लो, उसके बाद तुम्हें मेरी तलवार के सामने पूरे 3 मिनट तक टिकना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए सियान, तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन पर जाने की इजाज़त दे दूँगी। और बेचारा सियान बोल रहा होता है कि वाक़ई हमें ये सब कुछ करना होगा क्या यार? और फिर जो एलिस होती है वो बोलती है कि और हाँ, मेरा एक सवाल भी है तुमसे। और फिर वो अपने भाई को सावधान होने के लिए बोल देती है और बोलती है, क्या तुम परिवार की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि तुम ऐशल की जगह लेने की सोच रहे हो? और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या क्या यार, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और जो एलिस होती है वो बोलती है ठीक है, फिर इसका मतलब मैं सही थी। अपनी तलवार ले लो जल्दी, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली हूँ।
और जो बेचारा सियान होता है वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या यार, मैं आज ही तो क्रैन से लड़ा था, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये सब कुछ दोबारा करना पड़ रहा है आज। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सियान की तरफ बढ़ने लग जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और सियान भी समझ में आ जाती है कि यार वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और मेरे ऊपर अटैक कर रही है। और जैसे वो अटैक करने वाली होती है तो सियान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। और ये सब कुछ देखकर जो एलिस होती है वो बोलती कि अपने मन में, ये तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, एक 10 साल के बच्चे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या तुम सच में अपने 7 साल छोटे भाई के साथ लड़ाई करना चाहती हो? और फिर हम लोग देखते हैं जो एलिस होती है वो अपने अटैक को पीछे की तरफ धकेल लेती है, यानी वो थोड़ा-सा फॉल बैक कर लेती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है, उसने मेरी इतनी लंबी तलवार के अटैक को अपनी उस पतली-सी तलवार से डोज कर लिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बात थी और इसी बात से वो थोड़ी-सी चिढ़ भी जाती है कि उसने उसके अटैक को डोज कैसे कर लिया। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है कि शायद ये लक से कर लिया होगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जो सेंसेस है तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो गए हैं। और ऐसा लुक देखने के साथ सियान समझ जाता है कि अब तो उसकी लंका लगने वाली है। और फिर हम लोग देखते हैं जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सियान के ऊपर अटैक करने लग जाती है और सियान भी उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिरकार ये मेरे अटैक को डॉज कर कैसे रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है एलिस सियान के ऊपर, लेकिन सियान अपनी तलवार की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी तलवार को स्लाइड करके उसके गले की तरफ ले जाने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसको समझ में आ जाता है कि क्रैप यार, मैं तो उसकी जान ही ले लूँगा। फिर वो अपनी तलवार की ट्रैजेक्टरी को बीच रास्ते में ही बदल देता है और थोड़ा-सा पीछे हट जाता है और हम लोग देखते हैं एलिस भी थोड़ा-सा पीछे हट जाती है और जो सियान होता है वो पीछे आ जाता है, मंडेर पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अगर मैं बीच रास्ते में अपने तलवार की दिशा को नहीं बदलता, मैं अभी एलिस की जान ही ले लेता। फिर वो हमें बताता है कि मिस्ट में ट्रेनिंग करने के दौरान उसे इंस्टेंट किल की ट्रेनिंग दी गई थी कि ताकि वो ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना ही अपने अपोनेंट की जान ले ले। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार 3 मिनट पूरे होने में आखिरकार कितना टाइम बचा है। मैंने अपनी तलवार में अपनी जादुई शक्ति डालकर इसको थोड़ा-सा ताकतवर तो बना लिया था, लेकिन अब लगता है कि मैं अपनी लिमिट्स पर पहुँच चुका हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करने लग जाती है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर जो हमारा सियान होता है वो समझ जाता है कि ये तो 6 स्टार ग्रेड का जादू है, ये आखिरकार करना क्या चाहती है। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जो कि अपने ऑरा ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करके सियान के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यार, क्या ये सच में मुझे मारने वाली है क्या? ये तो मेरा टेस्ट ले रही थी ना। और हमें दिखाया जाता है एलिस की तरफ जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, मैं कभी नहीं हार सकती। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके चेहरे के भाव को देखकर सियान समझ जाता है कि अब वो पूरे तरीके से पागल हो गई है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उसके इस अटैक को ब्लॉक भी कर लूँगा तो मैं किले के बाहर गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। तो अब मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। मुझे उसके ऊपर अटैक करना ही होगा। और हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अपने मन में सोच भी रहा होता है कि प्लीज़, प्लीज़ अब तुम हेजिटेट मत करो, प्लीज़ अब तो तुम बाहर आ जाओ यूकेलिन। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और यूकेलिन वहाँ पर बीच में आ जाता है और उनको बोलता है कि अब बहुत हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यूकेलिन उसको सियान को पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और जो उसका अटैक होता है एलिस का, उसको भी अपनी तलवार से रोक देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उनके इस क्लैश की वजह से वहाँ पर बहुत ही भारी विस्फोट हो जाता है और फिर यूक्रेन बोलता है कि लेडी एलिस, आप छोटे मास्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शक्ति दिखा रही थी। और जो सियान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार तुम कब सामने आओगे यार। और फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस भी होश में आ जाती है और होश में आते ही वो एकदम से सियान को गले लगा लेती है और वो बोलती है कि यार आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ी-सी पागल हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं तुमको जाने ना दूँ, मैं इसलिए तुमको हराना चाहती थी कि तुम फ्रंट लाइन पर ना जाओ, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं बदली, ये बिल्कुल पहले की जैसी है जैसे मुझे याद थी। फिर हमें उसकी सिस्टर के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उसने अकेडमी में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं, जो कि किसी ने भी आज तक तोड़े नहीं है। यहाँ तक कि उसे एशल के बराबर का माना जाता है, जो कि परिवार को
संभालने के सहयोगी बन सकते हैं। फिर वो बताता है कि लेकिन जैसे ही उसने नाइट ऑफ द लाइट में शामिल होने का फैसला लिया, तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी। फिर वो उसको गले लगाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था एलिस, और इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। और वो थोड़ा-सा इमोशनल भी हो रहा होता है और ये देखकर थोड़ी-सी एलिस भी हैरान हो रही होती है कि आखिरकार इसको क्या हुआ? लेकिन तभी वो यूक्रेन की तरफ देखती है और वो बोलती है कि अरे हाँ, वैसे तुम तो ड्यूक के बॉडीगार्ड हो ना? तो तुम उनके साथ नहीं गए क्या? और फिर जो यूक्रेन होता है वो बोलता है कि फिलहाल मुझे छोटे लॉर्ड की रक्षा करने की असाइनमेंट मिली हुई है। हालाँकि मैं आपको ये बात पहले नहीं बता सकता था क्योंकि मुझको ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोली गई थी। और जो हमारा सियान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो ऑफ़िस से बाहर निकलते इसकी प्रेज़ेंस महसूस होने लग गई थी। मैं तो बस इसको दिखाया नहीं कि मुझे ऐसा करना पता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एकदम से सियान जो बेहोश हो जाता है एलिस की बाहों में ही, और एलिस बोलती है अपने मन में कि ये अभी भी स्टिल एक चाइल्ड ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो एलिस होती है, वो वापस से अकेडमी लौट गई थी। फिर हमें पता लगता है कि जो हमारा सियान होता है वो एक्सरसाइज़ कर रहा होता है और हमें बताता है कि ग्रेजुएशन से पहले उसको अपने पिताजी से मिलना था, इसलिए वो पूरे 2 सप्ताह से ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि उसको अपना स्टैमिना बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो 10वीं पुशअप मारता है तो वहीं ज़मीन पर वो गिर जाता है। फिर वो हमें बताता है कि पिछले 2 सप्ताह से वो ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही अपने शरीर में, और फिर उसे अपनी जो प्राइम की बॉडी है वो याद आने लग जाती है कि उस टाइम पर उसका स्टैमिना कितना ज़्यादा अच्छा था, और वो बेचारा रोने लग जाता है कि यार उसको वो बॉडी वापस चाहिए, वो वापस जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और वो बोलती है कि लेडी एलिस ने आपके लिए एक पार्सल भेजा, शायद से आपने ही ये उससे मंगवाया होगा। और फिर जो हमारा सयान होता है वो बोलता है कि अच्छा, वो आ गया क्या? लाओ ये मुझे दे दो। लेकिन जो एमिली होता है, उसका जो चेहरा होता है वो बोलती है इस चीज़ से तो बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, आखिरकार ये चीज़ है क्या? फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है सियान कि ये ब्लड हाउंड का ब्लड है। मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है जो कि फ्रंट लाइन पर ही देखने को मिलता है। लेकिन मैंने सुना था कि ये ब्लैक मार्केट में भी मिल रहा है। तो मैंने अपनी बहन एलिस को बोला कि मेरे लिए प्लीज़ वो ला कर दो, और उसने मुझे ये लाकर दे दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है तो लोग इसको ज़हरीला समझते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा काम का है। मैंने इसका बहुत ही बार इस्तेमाल कर रखा है। इसकी वज़ह से मुझे पता है कि इससे मुझे क्या-क्या फ़ायदे होंगे, और इससे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, और एमिली वहाँ पर होती है और वो बोलती है कि छोटे मालिक, क्या आप सच में इसको पीने वाले हैं? और उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। और जो सियान होता है वो बोलता है कि याद है ना, जब तुमने पहली बार खाना बनाया था तो कितना ज़्यादा घटिया बना था। मैं ही इकलौता वो इंसान था जिसने उस खाने को खाया था और मैं ज़िंदा बच गया था। उसके मुकाबले में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और फिर हम लोग देखते हैं जो सियान होता है, वो ब्लड हाउंड के ब्लड को वहीं के वहीं पी जाता है। और जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा था उसको। लेकिन फिर भी वो उसको पी जाता है और उसके शरीर से थोड़ी-सी डार्क एनर्जी जो है वो एमिट होने लग जाती है, और एमिली को महसूस नहीं होती वो, क्योंकि वो कोई फाइटर नहीं है। फिर वो बोलता है एमिली से कि मैं टहलने बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं इस दवा का आखिरकार मेरे ऊपर कितना असर हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बाहर की तरफ आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, जब यूक्रेन मेरे आस-पास ना हो, वो कहीं पर गया हुआ हो। जंगल में अंदर की तरफ जाते टाइम वो हमें बता रहा होता है कि एक दिन प्रकाश के देवता एशल के सामने आए थे और उन्होंने उसे एक सीक्रेट जगह के बारे में बताया था, जहाँ पर उसको एक बहुत ही ज़्यादा एंटीक पीस मिला था, जिसके बारे में बाद में तो सभी लोगों को पता लग गया था। लेकिन अभी एक ऐसा टाइम है जिस टाइम सिर्फ मुझे पता है, एशल को भी वो बात नहीं पता। फिर हम लोग देखते हैं कि वो आगे की तरफ चला जाता है और जंगल में एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और हाथ लगाकर ज़मीन पर बोलता है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मानव बहुत ही ज़्यादा केंद्रित है। तो मुझे लगता है कि वो प्राचीन मंदिर है, वो अभी यहीं पर होना चाहिए। फिर वो अपने डार्क एनर्जी को अपने हाथों में केंद्रित करता है और ज़मीन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि एशल, जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके इस लास्ट अटैक की वजह से जो ज़मीन होती है वो फट जाती है, और ज़मीन के नीचे जो मंदिर की पैड़ियाँ होती हैं वो उसको दिखाई देने लग जाती है। फिर वो अपने मन में ही सवाल करने लग जाता है, क्या ये मुझे करना चाहिए? अब जो हमारा सायन होता है वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है, ये सोचते हुए कि जब वो पिछली बार यहाँ पे आया था तो ये जगह थोड़ी-सी उसको अलग दिख रही थी। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो कि लुवेंडल देवता की सेवा के लिए बनाया गया था।
फिर वो हमें बताता है कि यहाँ पर 300 साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि भला किसने सोचा होगा कि ये जगह ठीक हमारे महल के पीछे वाले पहाड़ों में छिपी होगी। फिर वो आगे की तरफ जाने लग जाता है, उसे एक तलवार दिखाई देती है और वो बोलता है कि हाँ, अब मैं उसे देख सकता हूँ। फिर वो हमें बताता है कि ये इस मंदिर के स्वामी की तलवार है। फिर वो हमें बताता है कि इंसानों ने बहुत साल पहले मॉन्स्टर्स की जो आर्मी थी उसको खदेड़ दिया था यहाँ से, यानी कि विलेज से खदेड़ने में वो कामयाब हो गए थे। हालाँकि जो राक्षसों की सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी इंसानों से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंसानों के हाथ में बहुत सारे प्राचीन अवशेष लग गए थे, जिनको देवताओं के हथियार भी माना जाता था और उसी के अंदर ये तलवार भी थी जो मेरे सामने अभी है और इस तलवार का नाम है दुरान दी आर्क, प्रकाश के देवता की तलवार, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र तलवार थी और ऐसा माना जाता है कि इस तलवार का मुख्य हाथ था उन राक्षसों को हराने में और इसी से मेरा अंत भी होगा भविष्य में। फिर हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एशल अपनी तलवार का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमारे सायनवाड को मार देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद इस तलवार से मेरा कोई ना कोई लेना-देना तो ज़रूर होगा। मेरे रिग्रेशन में इसकी कोई ना कोई भूमिका तो ज़रूर से होगी। फिर यही सोचने के साथ वो उस तलवार को छूने लग जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सोचने के बाद वो थोड़ा-सा उदास हो जाता है और उस तलवार को किक भी मारता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये बोलता है कि यार मेरा तो मूड खराब हो गया, चलो अपना काम करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वो उस तलवार से थोड़ा-सा दूर जाने लग जाता है, जहाँ पर उसकी परछाई गिर रही होती है। फिर वो बोलता है कि मैंने उसे ढूँढ लिया। फिर हमें एक डार्क शैडो दिखाई जाती है उसी तलवार के जैसी और उसके पास बैठ जाता है। फिर वो हमें बताता है कि पहली नज़र में तो हमें सिर्फ़ ये शैडो ही लगती है, लेकिन यहाँ पर एक छिपा हुआ रास्ता है। फिर वो अपने डार्क एनर्जी को केंद्रित करता है उस जगह पर जहाँ पर उस तलवार की छाया पड़ रही होती है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक पाथवे जो है वो खुल जाता है और जैसे ही उस पाथवे के अंदर जाता है, तो उसे देखने को मिलती है एक और तलवार और वो बोलता है कि वाओ! इसे देखकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और वो बोलता है कि ये है मेरी राक्षसी तलवार, जिसका नाम है कैरम और उसके उठाने के साथ ही उसकी जो डिमोनिक एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी तलवार को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन उसकी जो तलवार है अभी तक जागी नहीं होती और उस तलवार को हिलाता है। क्या तुम अभी तक सो रही हो? ये बोलते हुए उस तलवार को हिला रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार मेरी तलवार को पकड़कर मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा अभी भी कुछ धमाल करने का मन कर रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक ब्लैक फिगर आ जाता है और उसको बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा जो तुम करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस तलवार को जगाने का क्या मतलब है? और सायन बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तलवार मेरी हो गई। लेकिन जो डार्क फिगर है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसे डिमोनिक तलवार को जगाने का तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना होगा या फिर कहें कि बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। और वो बोलता है कि अब कोई पछताने का फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हारा शरीर मेरा हुआ। और हम लोग देखते हैं कि वो जो डार्क फिगर होता है, वो सायन की तरफ बढ़ने लग जाता है, उसकी बॉडी को पोज़ेस करने के लिए जो सायन वर्ट होता है, वो उस डार्क फिगर की गर्दन को एकदम से जकड़ लेता है और डार्क फिगर एक लड़की होती है और बोलती है कि, "ये क्या हो गया? तुम मुझे छू कैसे पा रहे हो? आखिरकार तुम हो कौन?" और जो सायन वो होता है, वो बोलता है कि, "तुम पहले तो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ नहीं थी जितना मुझे याद है और मैंने तुम्हें बताया ना कि ये तलवार अब मेरी है।" लेकिन जो वो लड़की होती है वो अपने पंजों को निकालती है और साइनवर्ड के ऊपर थोड़ा-सा हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ा-सा बच भी जाता है। लेकिन इसी वजह से वो जो लड़की होती है उससे थोड़ी दूरी मेंटेन करने में कामयाब हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम उसके सक्सेसर हो? और हम लोग देखते हैं सायन से बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और वो बोलती है वो लड़की कि आखिरकार मुझे तुम्हारे अंदर से एरिस का माना क्यों फ़ील हो रहा है? और जो सायन होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ एरिस का सक्सेसर और अब ये तलवार मेरी हुई और अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम मेरे सामने झुक जाओ। और हम लोगों को पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिमोनिक स्वॉर्ड कैरम ही है और ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम एक बच्चे हो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये बोलने के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लड़ाई करने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और उसके सभी अटैक को सायन डोज़ कर रहा होता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद से वर्ड जो अब काम नहीं करेंगे, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। हालाँकि इस डिमोनिक स्वॉर्ड का काम यही है कि ये अपने यूज़र की बॉडी के ऊपर कब्ज़ा कर ले, लेकिन फिर भी मेरे पास अब कोई और तरीका नहीं है। मैं इसके ऊपर आसान वे में जा रहा था, लेकिन मुझे अब थोड़ा-सा टाइटली इसको सबक सिखाना होगा। फिर ये सोचने के साथ ही वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम होता है डिमोनिक कंट्रोल, जिसकी वजह से जो डिमोनिक स्वॉर्ड होती है, वो वहीं के वहीं ज़मीन में धँस जाती है। मतलब वो लड़की डिमोनिक स्वॉर्ड ही है, तो ज़मीन में धँस जाती है और वो बोलती है
मतलब जो सायन होता है वो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे एक्सेप्ट कर लो अपने मास्टर के तौर पे, जब तक मैं तुम्हारे साथ नाइस बिहेव कर रहा हूँ जब तक। और वो जो सोड होती है उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा होता है। और वो उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर से हमारा सायन जो डिमोनिक सोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर जो होता है वो जमीन में फिर से लग जाता है। और फिर से और लगातार वो स्किल को एक्टिवेट करता ही जाता है, जिसकी वजह से उसका सर जो जमीन में पूरी तरीके से धंस जाता है। और वो बोलते कि ठीक है इंसान, मुझे तुम कबूल हो। लेकिन फिर भी सायन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, अभी भी इसको थोड़ा सा सबक की जरूरत है। वो एक बार फिर से अपने डिमोनिक सोड को एक्टिवेट कर देता है। अब जो हमारी कैरम होती है वो लाइन पर आ जाती है और वो बोलती है कि मास्टर, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया अपने मास्टर के तौर पर, तो अब आप रुक सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो सायन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि चलो ठीक है, अब जबकि मैंने अपना काम यहाँ पर खत्म कर लिया है, तो क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए? मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर आए हुए। फिर वो बाहर की तरफ आ जाता है और कैरम भी बोलते हैं कि बहुत टाइम के बाद मुझे फ्रेश एयर मिली है सांस लेने के लिए। और अब वो एक घोस्ट के तौर पर बाहर आ रही होती है और वो बोलती है कि वाह कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है ये तो। और फिर वो एकदम से पूछते अपने मास्टर से कि तुम्हारा नाम क्या है? और जो सायन होता है वो अपना नाम उसको बता देता है कि इसका नाम सायन वर्ट है। और वो बोलते कि सायन, क्या सच में एरो ने तुम्हें चूज किया, एक बच्चे को? और जो सायन होता है वो बोलता है कि हाँ, मेरी पास्ट लाइफ ने उसने मुझे चूज किया था। और वो बोलती पास्ट लाइफ, इसका मतलब क्या है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और सायन होता है कि वो बताता है उसको कि वो एक बार मर चुका है पहले भी। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी भी आखिरकार ये क्या बात कर रहा है। लेकिन तभी जो हमारा सायन होता है वो इस डिवाइन तलवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जो हमारी कैरम होती है वो बोलती है कि तो अभी भी सो रही है। और सायन होता है वो बताता है उसको कि अभी 20 साल और बचे हैं इसके ओनर के आने की, जब तक इसको सोना ही होगा। और ये बात सुनने के बाद कैरम बोलते हैं तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर जो सायन होता है वो अपने डिमोनिक सोर्ड को रेडी कर लेता है उस डिवाइन सोर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो अटैक कर भी देता है और उस डिवाइन सोर्ड के ऊपर के हैंडल को थोड़ा सा काट देता है। ये सब कुछ देखकर जो कैरम होती है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसका करोगे क्या? और जो हमारा सायन होता है वो बोलता है क्या पता है क्या हो, शायद से मैं फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर पाऊं या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो जाए जो मेरे टाइमलाइन में नहीं हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और फर्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है एक बैलगाड़ी को जो कि आगे की तरफ जा रही होती है और आगे जाने के बाद रुक जाती है और उसके अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी टाइम आ भी गया, सच में यार टाइम बहुत ही ज्यादा जल्दी उड़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जहाँ पर आए होते हैं वो फ्रंट लाइन का ही गेट होता है, वहां पर ड्यूक होता है जहाँ पर झुककर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बाप को ग्रीटिंग्स करता है। और फिर उसका बाप उससे पूछता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब भी उसी तरीके से डिटरमिन्ड हो कि तुम बैटल फ्रंट लाइन पर जाना चाहते हो? अगर तुम अभी भी वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकते हो। लेकिन हमारा जो सायन होता है वो बोलता है कि नहीं सर, मैं अभी भी फ्रंट लाइन पर जाना चाहता हूँ, मेरा दिल अभी से जोरों जोरों से धड़क रहा है फ्रंट लाइन पर जाने के लिए। और फिर ये सुनने के बाद जो हमारा ड्यूक होता है वो अपने बॉडीगार्ड को कुछ ओपन करने का निर्देश दे देता है और उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो भी बोलता है कि यस सर। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यूक्लेन होता है वो अपने हार में एक मैजिक स्क्रोल निकाल लेता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी समझ जाता है कि क्या एक मैजिक स्क्रोल, क्या यार यहाँ पर किसी चीज को समन करने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो यूक्लेन होता है वो उस मैजिक स्क्रोल को समन करने के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है उस मैजिक स्क्रोल की मदद से वो वहां पर एक डिमोनिक बीस्ट को समन कर लेते हैं। और उसको वहां पर देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या इन लोगों ने हेलहॉर्न को समन कर लिया, ये तो एक लो रैंक का डीमन बीस्ट है जो कि लिमिया की वैली में पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सायन फुल तरीके से अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और हम लोगों को पता लगता है कि वो भी समझ जाता है कि उसका जो फादर है वो उसका टेस्ट लेना चाहता है कि वो बैटल फ्रंट लाइन में जाने के काबिल है भी या नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सायन पीछे की तरफ देख रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं वो तलवारों पर हाथ रखे होते हैं। और सायन समझ जाता है कि अगर मेरे ऊपर खतरा आया तो वो लोग बीच में आने के लिए रेडी हो रखे हैं। फिर जो ड्यूक होता है वो उसको बोलता है कि अब से तुम जो भी एक्शन करोगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे, तो मुझे प्रूव करो कि तुम इतने ताकतवर बन चुके हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकूं बैटल फ्रंट लाइन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन को, जो कि इस ट्रायल को थोड़ा सा मजाक की तरह देख रहा होता है क्योंकि इसको कुछ याद आ रहा होता है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यूक्रेन का, जो कि बड़े ही अमेज हुए हुए व्यवहार से बोल रहा होता है कि क्या
तुम मेरे साथ ड्यूल करना चाहते हो? और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि सायन ही होता है जो कि उसको ड्यूल के लिए ललकार रहा होता है। और वो बताता है कि हाँ, बस 3 दिन बच चुके हैं उस टेस्ट के आने के जो कि मेरे पिताजी ने मुझको दिया था। तो मैं अब ऐसे हवा में तलवार तो नहीं चला सकता ना, मुझे कोई रियल द्वंद्वी चाहिए जिससे मैं फाइट कर सकूँ ताकि मुझे रियल बैटल कैसा होता है वैसा एक्सपीरियंस मिल सके। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा यूक्रेन होता है वो बोलता है कि लेकिन मेरे जैसे के साथ डुएल करना तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको मास्टर क्रेंच के पास जाना चाहिए, वो आपकी उम्र के हैं। और फिर जो सायन होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता लेकिन जब भी मैं क्रेंच के पास जाता हूँ, तो क्रेंच मुझे देखकर वहाँ से भागने लग जाता है जैसे कि पता नहीं मैंने क्या उठा लिया उसका। और हम लोगों को पता है वो क्यों भाग जाता है क्योंकि वो डरने लग गया है अब हमारे सायन से। और फिर जो यूक्रेन होता है वो बोलता है कि क्या यार, क्या प्रॉब्लम है यार, ये क्या दिक्कत है, मुझे क्यों फँसा देते हैं? और फिर हम लोग देखते हैं वो रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ़ अपने स्वॉर्ड के इस शेल से ही लड़ूँगा। मतलब वो अपनी तलवार नहीं निकाल रहा है, बच्चा समझ रहा है उसको। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ़ डिफेंस करूँगा तो तुम मेरे ऊपर जितना चाहे अटैक कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है वो बोलता है कि थैंक्स यूक्रेन, मैं एक और फ़ेवर चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरे ऊपर एक और फ़ेवर करो कि यहाँ पर अभी जो भी होने वाला है, वो पिताजी को मत बताना। और ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी यूकेलिन को कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो सायन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है यूक्रेन को। हालाँकि यूक्रेन उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि इसका अटैक जो था, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी था। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल भी एक 10 साल के बच्चे के अटैक के जैसा नहीं लग रहा, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो सोचता है कि मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गए। और ये बात सोचते ही हम लोग को दिखाया जाता है जो सायन होता है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से अपने आप को मूवमेंट करता है कि वो एकदम से उसकी आँखों के सामने से गायब हो जाता है। यूक्रेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार गया कहाँ। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सायन होता है वो जंप करके यूक्रेन के पीछे आ गया। और यूक्रेन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल आखिरकार कब बन गए, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग कब की। उसके इस अटैक को भी जो यूक्रेन होता है वो ब्लॉक कर लेता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। उसके सभी अटैकों को ब्लॉक करते-करते यूक्रेन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यही वो मास्टर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि इतने सारे अटैक करने के बाद जो हमारा सायन होता है, उसको समझ में आ जाता है कि वो इस टाइम तो यूक्रेन के खिलाफ नहीं जीत सकता। और यही बात वो यूक्रेन को बोलता है और वो यूक्रेन को बोलता है कि गुड जॉब यूक्रेन, थैंक्स मदद करने के लिए यार। और जो यूक्रेन होता है उसकी हालत ख़राब हो गई थी इसके अटैक को डॉज कर करके। और वो बोलता है कि ग्रेट जॉब यंग मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये आखिरकार इतना पावरफुल हो कैसे गया। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर कि जैसे यहाँ पर लड़ाई करेगा, जैसे ये मेरे साथ डुएल में लड़ रहा था, तो मास्टर सयान के लिए ऐसे कोई भी ट्रायल पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल पर पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं जो हेल होंड होता है, वो सैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। और सैन भी समझ जाता है कि अब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन जैसे ही हेल होंड उसके नज़दीक आता है, तो हेल होंड की आँखों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से भी हेल होंड मरता नहीं है, वो थोड़ा-सा दूर जाके गिर जाता है। और जो सैन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के अंदर एक मॉन्स्टर को हराना अभी भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे इस बैटल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और जो हेल होंड होता है उसकी एक आँख फूट चुकी होती है और वो अब फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है सायन के ऊपर। लेकिन जो सायन होता है वो अगला ही अटैक उसकी गर्दन के ऊपर कर देता है, जिसकी वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और एक ऊँचा-सा जंप लेता है सायन और अपनी तलवार को फेंक के उस हेल होंड के सर में दे मारता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार एक बच्चा ऐसे मूव कैसे कर सकता है। लेकिन जो ड्यूक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश और इम्प्रेस हो जाता है कि उसका जो लड़का है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो हेल होंड होता है वो उसकी आँखों के सामने मरा हुआ होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यार, इतना ज़्यादा खून यहाँ पर बेकार जा रहा है। ये तो बहुत सारी बोतलें भर देता। और अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर बोतलें भरने लग गया इसके खून की, तो लोग मुझे पागल समझने लग जाएँगे। और जो ड्यूक होता है वो एकदम से इम्प्रेस हो जाता है और वो तालियाँ बजाते हुए ड्यूक को बधाई देने लग जाता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है ये बोलते हुए कि अब मैं तुम्हें बैटल फ्रंट लाइन पर ही मिलूँगा। और जो सायन होता है वो अपने बाप का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है उसकी तलवार की, जो कि उसको बोल रही होती है कि मास्टर,
क्या मैं आपको कोई किचन नाइफ लगती हूँ? और ये बात सुनने के बाद सायन बोलता है कि नहीं यार, तुम तो डिमोनिक स्वॉर्ड हो, ऐसी क्यों बात कर रही हो? और ये बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है तो फिर मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? तुम्हें पता है ना मुझे खून की आवश्यकता है और ज़्यादा पावरफुल होने के लिए। तुमने इस पूरे मॉन्स्टर को मार दिया और मुझे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। यार मुझे इसका खून पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। और ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है, वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो। अब थोड़े टाइम के बाद ही मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और आने वाले टाइम का इंतज़ार करो। ये बात सुनने के बाद जो तलवार होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है तो फिर उसी टाइम पे मुझे जगाना चाहिए था ना, अब मुझे क्यों जगा के लाए? और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओग्रे टाइप का जो मॉन्स्टर होता है वो ड्यूक की आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रही होती हैं। उनको आता हुआ देखकर जो ड्यूक की आर्मी होती है वो अपने घंटे बजाने लग जाती है, ये कहते हुए कि ओग्रे हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। फ्रंट लाइन जो है डिफेंस की उसको रेडी कर लो। ड्यूक ये सारी बात चिल्लाकर अपनी सेना को बोल रहा होता है और वो बोल रहा था कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और हम लोग देखते हैं उसकी जो आर्मी होती है वो भी रेडी हो जाती है। फिर वो एक मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर अपनी एक ही जगह पर वहीं के वहीं जम जाते हैं। उनको चारों तरफ से मैजिकल रस्सियाँ जो हैं वो बाँध लेती हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अब हिल नहीं सकते। और फिर इसी का फ़ायदा उठाकर ड्यूक अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए कहता है और उसकी आर्मी जी भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि एक-एक करके वो उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म करने लग जाते हैं। और ये सब कुछ हमारा सायन भी देख रहा होता है और उसके साइड में ही होती है एमिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है इस मार-काट को देखकर। और वो बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हो? कितनी ज़्यादा बेकार जगह है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। और जो हमारा सायन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं वैसे यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, मुझे थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं जो ड्यूक होता है वो सायन को बोलता है कि तो तुम्हें कैसा लग रहा है फ्रंट लाइन में आकर सायन? और सायन उसको बोलता है कि डैड मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ। और फिर ड्यूक उन्हें बोलता है कि देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम कभी भी मर सकते हो, तो कभी भी अपने गार्ड को डाउन मत करना। और सायन बोलता है कि ठीक है डैड, मैं इस बात को अपने ध्यान में रखूँगा। फिर सायन हमें बताता है कि ये एक ऐसी जगह है फ्रंट लाइन, जहाँ पर दिन में 3 से 4 बैटल होते हैं। और हमें बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो नाइट्स होते हैं, वो उन सभी बैटल को लड़ाई करते हैं या फिर कहें कि लड़ते हैं। और अब हमें पता लगता है कि सायन को एक ऐसी जगह पर असाइन किया गया है कि वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है फ्रंट लाइन का। और अभी के टाइम पर सायन जो होता है वो अपने टेंट के अंदर होता है और वो बाहर की तरफ झाँक कर देख रहा होता है कि उसके टेंट के बाहर एक गार्ड को असाइन कर रखा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही ये गार्ड डिसिप्लिन होकर मेरे टेंट के बाहर बैठा रहा तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊँगा और मैं कारम को फ़ीड नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो अपनी तलवार की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है एमिली बहुत ज़्यादा डरी होती है और वो पूछता है कि एमिली तुम आखिरकार कर क्या रही हो? और एमिली अपना मुँह बाहर निकालती है चादर से और वो बोलती है कि तुमने सुना नहीं क्या? ड्यूक ने क्या बोला? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कभी भी मर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए स्वर से बोल रही होती है हमारे यंग मास्टर को। और जो साइन होता है वो बोलता है तो फिर तुम अपना सामान पैक कर वापस क्यों नहीं चली जाती? और ये बात सुनने के बाद एमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है साइन के ऊपर और वो बोलती, "क्या कहा तुमने? मैं क्या नहीं कर सकती? अगर मैं यहाँ से चली गई, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हो? यार, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ से चली गई, तो तुम्हें कौन सँभालेगा?" और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है इस टाइम पर साइम के ऊपर, लेकिन तभी वो चली जाती है वहाँ से बहुत ही रूडली बिहेव करके, ये बोलते हुए कि, "हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे लगता है खाने का टाइम हो गया।" और फिर हम लोग देखते हैं कि जो सायन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एमिली के इस बिहेव को देखकर और वो अपने मन में ही सोचने लग जाता है कि क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? क्या वो इस तरीके से ट्रीट करेगी अपने मास्टर को? अब हम लोग देखते हैं जो सायन होता है वो अपने शरीर का एक पुतला बनाकर वो बेड के ऊपर रख देता है ताकि किसी को कुछ शक ना हो और वो सोच रहा होता है कि शायद से इतना करना इनफ होगा। लेकिन तभी एमिली जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम बाहर जाकर इस टाइम पर एक्सरसाइज़ करने की सोच रहे हो? और वो बोलता है कि हाँ, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? और वो बोलती कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, जब ड्यूक को पता लगेगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड हो फ़ील होगा तुम्हारे ऊपर। और सन होता है बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और हाँ, यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे बोलना कि मैं सो रहा हूँ। और एमिली बोलती है कि ठीक है मैं बता दूँगी उनको कि तुम सो रहे हो। फिर जो सायन होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए या फिर कहें कि कारेंट का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो फ्रंट लाइन के गार्ड्स होते हैं वो मेरे टेंट के बाहर कंटिन्यूअसली ड्यूटी करते रहते हैं। उनकी ड्यूटी बदलने के टाइम पर उसे थोड़ा-सा टाइम मिलता है वहाँ से भागने का। अगर वो इसी का फ़ायदा उठाकर नहीं भागा तो वो यहाँ पर फ्रीली नहीं घूम पाएगा। और अब हम लोग देखते हैं कि जो सायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे और ज़्यादा जल्दी करनी होगी। फिर वो अपनी
थर्ड मूव को इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है फोक डिसेंडेंट, और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से एक जगह पर आ जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगी, और अब हम लोग देखते हैं उसके सामने बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो होते हैं, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक परफेक्ट जगह है कारेम का इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? मैंने सही कहा ना कारेम। और उसकी जो तलवार होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे भी खून की बहुत ही ज़्यादा मीठी सुगंध आने लग गई है। मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरा इस्तेमाल करो और जल्दी से किसी न किसी को काटो। मुझे खून पीना है। और जो सैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। फिर हम लोग देखते हैं जो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सायन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, और जो सायन होता है वो अपनी कारेम तलवार का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर एक-एक करके अटैक करने लग जाता है। वो अपनी स्किल रसिंग पोग स्ट्रोम का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में मार देता है। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद हमें पता लगता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को जो साइन ने है मार दिया, और साइन अब उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी में पाइप लगाता है और उनका खून निकाल के पीने लग जाता है, और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कारम को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस खून की सेंट को सूंघ कर ही, क्योंकि वो जितना ज़्यादा खून पिएगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल बनती जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं साइन बोलता है कि चलो फिर हम फिर से ऐसे ही ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और जो कारिम होती है वो बोलती है कि आपको क्या लगता है हमें कितनी देर और लगेगी इन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर पावरफुल बनने में? और जो साइन होता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत लंबी रात है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी तो हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको देखकर जो कारिम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 बुगीज़ आ रहे होते हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारे सिपाही भी चलकर आ रहे होते हैं, और हमें पता लगता है कि उसके अंदर बैठी होती है एक राजकुमारी, जो कि बोल रही होती है कि मुझे अभी भी लगता है कि फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये बात सुनने के बाद उसके साथ में एक लड़की बैठी होती है, वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आप वापस क्यों नहीं चली जाती राजकुमारी? और फिर जो राजकुमारी होती है वो बोलती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट मत करो। मैं रॉयल प्रिंसेस हूँ एम्पायर की, और मैंने तुम्हें कितनी बार बता रखा है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ बंधी हुई हूँ। मुझे अपने फादर को असिस्ट करना ही होगा उनके टूर में, चाहे वो कहीं पर भी जाएँ। और मैं दोबारा अगर तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी, समझ गई तुम? और हम लोग देखते हैं उसके साथ में जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है कि अंडरस्टूड प्रिंसेस, मैं समझ गई। और फ्रंट लाइन की बात सुनते उस लड़की को कुछ बात याद आती है। वो बोलती है कि हाँ, मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि जो वर्ट फैमिली का सबसे छोटा बेटा है वो भी फ्रंट लाइन पर जा चुका है। ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो बोलती है कि क्या ड्यूक वर्ट अपने छोटे बेटे को वहां पर ले गई? ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो साइड में बैठी होती है वो बोलती है कि नहीं, ड्यूक तो उसे मना कर रहा था, लेकिन जो छोटा बेटा है उनकी फैमिली का, उसने खुद को वॉलंटियर कर दिया था वहां पर जाने के लिए। वैसे सोचने वाली बात है ना, आप दोनों सेम ही एज के होंगे और वो वहां पर जा चुका है, तो आपको भी फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ाई करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो राजकुमारी होती है वो मुंह फेर लेती है और वो बोलती है मुझे ऐसी चीज़ों की कोई भी चिंता नहीं है, भूल जाओ, मैं वैसे भी सोने जा रही हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं साइड में जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ, मैं समझ गई प्रिंसेस, आप सो सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ा-सा कुछ सोचती है, फिर वो बोलती है कि वैसे उस वर्ट फैमिली के छोटे बेटे का नाम क्या बताया तुमने? और फिर हम लोग देखते हैं जो साइड में लड़की होती है वो बताती है कि उसका नाम सायन उसका नाम था। हाँ, मुझे याद है कि शायद से उसका नाम सायन ही था, सायन वर्ट। और हम लोग देखते हैं राजकुमारी सायन वर्ट का नाम लेती है और हमें उसकी अब पूरी शक्ल दिखाई जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूक की आर्मी होती है वो कोई बर्ड टाइप के मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। उन सबको मारने के बाद जो ड्यूक होता है वो अपनी सेना को बोलता है कि चेक करो कि हम में से कोई इंजर तो नहीं हो गया। फिर उसकी सेना का ही एक सिपाही बोलता है कि नहीं सर, सभी के सभी लोग ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। तभी ड्यूक अपने साइड में देखता है, वो नोटिस करता है कि उसका बेटा सयान भी उन बर्ड टाइप के मॉन्स्टर्स को मारने में उसकी मदद कर रहा है। तभी वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम बैटल फ्रंट लाइन में सही से एडजस्ट हो पा रहे हो? और सायन जो होता है वो बोलता है कि यस फादर, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख रहा हूँ हर दिन। ये बात सुनकर ड्यूक थोड़ा-सा हैरान हो जाता है। वो बोलता है सायन से कि मैंने तो सोचा था कि तुम घर जाने की ज़िद करोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है वो थोड़ा-सा हैरान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके फादर ने अभी-अभी उससे क्या बात बोली। तभी उसका जो फादर होता है वो जाते-जाते बोलने लग जाता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो तुम सुबह मेरे बैरक में आ जाना बिना भूले।
और वो बोलता है कि यस फादर मैं आ जाऊँगा। और वो अपने मन में अभी भी सोच ही रहा होता है कि इस तरीके का एक्सप्रेशन तो उसने अपने फादर के चेहरे पर पहली बार देखा है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है नाइट की तरफ। जैसे ही रात होती है तो हमारा सायन फिर से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार उसके सामने एक बहुत ही बड़ा हाई लेवल का जो डिमोनिक बीस्ट है वो आ जाता है। उससे बचने के लिए वो थोड़ा-सा पीछे होता है और वो बोलता है कि ये तो एक डेथ वर्म है और ये एक बहुत ही बड़ा दिखने वाला कीड़ा टाइप का मॉन्स्टर्स होता है। और सायन हमें बताता है कि ये तो वैली के बहुत ही डीप भाग में पाया जाता है। ये अब यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है? तभी उसकी जो तलवार कैरम होती है वो बोलती है उसको कि हे ओनर आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। क्या आप मुझे अपना कंट्रोल देना चाहोगे? और ये बात सुनकर जो सायन होता है वो बोलता है कि क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कंट्रोल दे दूँ और आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा? और जो कैरम होती है वो बोलते कि अरे! आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ी टाइम के बाद ही आपको जो आपका कंट्रोल है आपकी बॉडी का मैं वो आपको वापस कर दूँगी। आप देख सकते हो कि जो उस डेथ वर्म के ऊपर आपने अटैक किए थे, वो उन अटैक से किए गए उन घाव को बहुत ही जल्दी-जल्दी भर रहा है। अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा और आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और आप इसको ऐसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और ये बात सुनकर जो सायन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कैरम बोल तो सही रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊँगा। और फिर वो हमें बताता है कि वो ये सब कुछ पूरे 1 महीने से करता आ रहा है। वो तो शुक्र है कि वो उन डिमोनिक बीस्ट का जो खून है वो कई दिनों से पी रहा है, वरना वो अभी तक तो मर चुका होता इस डेथ वर्म के सामने। और फिर वो एकदम से हम लोग देखते हैं कि वो डेथ वर्म फिर से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन इस बार सायन अपनी तलवार को बोलता है कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ही दूँगा, ठीक है तुम? तो तैयार हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी स्किल 9th असैसिनेशन टेक्निक डीमन ब्लेड मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है और डेथ वर्म के ऊपर बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि उसकी कैरम जो तलवार है, उसने उसकी बॉडी के ऊपर हावी होकर उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो डेथ वर्म की स्किन को काटने लग जाता है, जिसकी वजह से डेथ वर्म को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और सायन चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारी इस मोटी त्वचा को टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा या फिर कहूँगे बर्बाद करके रख दूँगा। और हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने डिमोनिक फ़ॉर्म में आ चुका है, क्योंकि इस टाइम पर कैरम की बॉडी के ऊपर हावी है। और फिर हम लोग देखते हैं वो अपनी स्किल फोर ब्लेड 8 फ्लटरिंग पेटल का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल वे से उस कीड़े के ऊपर लगता है, फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो जो कीड़ा होता है वो पूरी तरीके से 2 भाग में कटकर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और हमारा सायन जो होता है वो पूरे बैडएस लुक के साथ अपने लास्ट अटैक को अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ पर खड़ा होता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ड्यूक की आर्मी बैटलफील्ड में रात के टाइम पर ही आ जाती है और वो उन मॉन्स्टर से आ रहे खून को हाथ लगाकर बताता है कि इसको मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आखिरकार किसने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा? क्या वे डिमोनिक ट्राइब के लोग हैं? और ये सारी बातें यूक्रेन बोल रहा होता है ड्यूक से। और ये बात सुनकर जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि अगर डिमोनिक ट्राइब के लोग यहाँ तक आने में कामयाब हो गए हैं, तो हमें सिंपली पास बाय करके शहर के अंदर घुस जाएँगे। जल्दी से आस-पास के इलाके को सर्च करो और इन मॉन्स्टर्स की लाश को अभी के अभी जला दो, वरना डिमोनिक मॉन्स्टर इनका फ़ायदा उठा लेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूक होता है, वो उन मॉन्स्टर के ऊपर लगे हुए कट को पहचानने लग जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से अटैक लग रहे होते हैं और वो पहचान ही रहा होता है कि ये तो बिल्कुल सायन के अटैक के जैसा ही होता है। लेकिन तभी यूक्रेन उसको पीछे से आवाज़ देता है कि सर आपको यहाँ आकर ये देखना चाहिए। तभी ड्यूक उसके पास चला जाता है और वो बोलता है कि ये तो। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसी डेथ वर्म की डेड बॉडी के पास आ गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार इतने बड़े मॉन्स्टर को किसने हराया होगा, वो भी अकेले। क्या ये सच में डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ही काम है? और हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो सायन होता है उसने अपने डीमन ब्लेड मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से कैरम उसकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाती है और कैरम अपनी फुल पावर पर भी लड़ने लग जाती है उस टाइम पर। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी माइंड को पूरी तरीके से काबू में नहीं कर पाया, तो कैरम मेरी पूरी बॉडी पर हावी हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने एक टाइम के लिए भी अपना गार्ड डाउन कर दिया, तो कैरम मेरी बॉडी पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और मैं पूरी तरीके से डीमन बन जाऊँगा। और ये सोचते हुए वो अपने बिस्तर से खड़ा होता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार मैं पागल हो गया हूँ। मैंने एक एडवांस लेवल के डिमोनिक बीस्ट को हराने के लिए इस फ़ॉर्म को एक्टिवेट
मोटिवेट कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैं इतने दिनों से डीमन ब्लड को पी रहा हूँ, वरना अगर मैं 1 महीने पहला वाला सयान होता तो मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल टूट जाती और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी जो तलवार कर्म होती है वो बोलती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि ये जो बॉडी है ये किसी 10 साल के बच्चे की बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम बाहर से बच्चे भला ही दिखते हो लेकिन तुम अंदर से बहुत ही बड़े इंसान हो। जिस तरीके से तुमने स्टार्टिंग में मुझे कंट्रोल कर लिया था उसी टाइम मैं समझ गई थी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ऊपर से तुम ये बैटल फ्रंट लाइन की जो वैल्यू है उसका भी चप्पा-चप्पा जानते हो और तुम्हारी जो मिस स्वॉर्डमैनशिप है उससे देखकर लगता है कि तुमने कम से कम 30 सालों तक तो प्रैक्टिस की ही होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि तुम सही कह रहे थे कि तुम एक बार मर भी चुके हो। इसका मतलब ये है कि तुम रिग्रेस्ड होकर इस लाइफ में वापस आए हो। और ये बात सुनकर सायन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था ना, तो तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये बात सुनकर कैरम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि कोई कैसे बिलीव कर लेगा? तुमने जिस तरीके से मुझे बताया था कि तुम मर कर वापस आए हो, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें मुझे थोड़ा-सा समझाना चाहिए था। और जो सायन होता है वो बोलता है कि यार समझाने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं समझाया। ये बात बोलने के साथ ही जो कैरम होती है वो बोलती है कि जिस हिसाब का तुम्हारा लेवल रहा होगा तो तुम्हें मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। इसके सिर्फ़ 2 ही कारण हो सकते हैं कि तुम धुरंधर के जो ओनर है उससे हारे होगे। उसमें सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो तुम डुएल में हार गए होगे या फिर तुम्हें धोखा दिया गया होगा। और मुझे लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो तुम्हें ज़्यादा सूट कर रहा होगा। ये बात सुनने के बाद जो सैन होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे धोखा दिया होगा? फिर जो तलवार होती है उसकी, वो बोलती है कि जिस हिसाब से तुम उस होली ब्लेड की तरफ देख रहे थे या फिर कहीं की होली तलवार की तरफ देख रहे थे, तो कोई भी समझ जाएगा कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हो। तो सिंपली मैं तुम्हें कहूँ तो तुम्हारा पर्पज़ यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवेंज है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी, अगर मुझे लगा कि तुम 1 सेकंड के लिए भी वीक हो या फिर कमज़ोर हो गए हो, तो मैं तुम्हारी बॉडी पर तभी के तभी हावी हो जाऊँगी और मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्ज़ा कर लूँगी। तो ये बात ध्यान में रखना। और ये बात सुनने के साथ ही सायन उसको एक ज़ोर का मुक्का देकर मारता रहो, बोलता है कि तुम्हारा मास्टर इतना भी कमज़ोर नहीं है। तुम इसके सपने ही देखो कि तुम मेरी बॉडी पर कब्ज़ा कर पाओगी। और हम लोग देखते हैं कि उसके लास्ट अटैक की वज़ह से खैरम बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। और सायन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी पर्सनैलिटी अभी भी नहीं बदली है, बिल्कुल पहले की ही जैसी ही है। और तभी सायन अपने टेंट से बाहर आता है और बाहर वो देखता है कि लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी एमिली वहाँ पर आ जाती है और वो यंग मास्टर को बोलती है कि यंग मास्टर आप उठ गए। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि एमिली क्या हो रखा है यहाँ पे? ये लोग इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं? और एमिली बोलती है कि क्या आपको नहीं पता, अभी थोड़े टाइम पहले हमारे कैंप के बाहर बिल्कुल स्टार्टिंग पर एक बहुत ही बड़े एडवांस लेवल के डिमोनिक बीस्ट की लाश पाई गई है। ये बात सुनते ही वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल डेथ वॉर्म की ही बात कर रहे हैं। और ये बात सुनने के साथ ही जो एमिली होती है वो बोलती है कि इतना बड़ा एडवांस लेवल का जो डिमोनिक बीस्ट है वो अब से पहले नहीं यहाँ पर पाया गया था। ये बात सुनने के साथ ही जो हमारा सायन होता है वो बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें और कुछ भी पता है? ये बात सुनकर एमिली होती है क्या मतलब तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे और? और जो सैन होता है वो चिल्लाकर बोलता है कि अरे तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है? तुम इतनी देर से बाहर हो, तो तुम्हें और भी जानकारी होगी ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने किसी को वहाँ पर सपोर्ट किया होगा या फिर मुझे वहाँ पर देखा हो या फिर ऐसा कुछ। और वो ये सारी बातें एमिली से पूछ ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से यूक्लेन आ जाता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर सियान, ड्यूक आपसे मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनने के साथ ही एकदम से जो सयान होता है उसको समझ में आ जाता है कि अब वो प्रॉब्लम में आ गया है। उसके डैड ने ज़रूर से नोटिस कर लिया होगा कि ये सारे अटैक्स उसी के किए हुए हैं, क्योंकि उसकी लाश के ऊपर उसी के किए हुए हमले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डैड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ रखी है, तो वो समझ गया होगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे डैड की आर्मी इतनी जल्दी आ गई थी कि मैं उनकी लाशों को ठिकाने भी नहीं लगा पाया उन मॉन्स्टर्स की, जिसकी वजह से अब मुझे दिक्कत होने वाली है। और वो सोचने लग जाता है कि अकेडमी में जाने से पहले मुझे थोड़ा-सा आराम से ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे फँसना नहीं है किसी के सामने भी। और हम लोग देखते हैं कि सायन उसके डैड के टेंट के अंदर चला जाता है, वो जाकर अपने डैड को नमस्कार करता है, वो बोलता है कि मैं आपको नमस्ते करता हूँ पिताजी। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका डैड बोलता है कि ओह! सियान तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से बैठ जाओ, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और सायन के मन में यही चल रहा होता है कि अगर इन्होंने मुझसे लास्ट नाइट के बारे में पूछा, तो मैं आखिरकार कैसे बचूँगा उससे?
और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है वहीं पर जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो अपने पिताजी से मिलने आ जाता है। और जो सियान के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि देखो, मैं तुमसे सीधा सीधा पूछता हूँ, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए, बस और कुछ नहीं। और जो सियान होता है वो बोलता है कि क्या मतलब है इसका। और जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि लास्ट नाइट तुम आखिरकार कर क्या रहे थे। ये बात सुनने के बाद सियान थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे लगता है कि इसके पिताजी को उसके ऊपर शक हो गया, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सोने चला गया। और ये बात सुनने के बाद जो सियान के पिताजी होते हैं वो अपने मन में ही सोचने लग जाते हैं कि क्या ये जल्दी से सो गया, लेकिन उन मॉन्स्टर के ऊपर जो तलवार के और घाव के निशान थे वो तो बिल्कुल सिमिलर है जो कि सियान की तलवारबाजी से आते हैं। क्या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ? एक छोटा सा बच्चा आखिरकार इतने बड़े मॉन्स्टर को आखिरकार हरा कैसे सकता है? और सियान बोलता है, क्या कुछ गलत हुआ है पिताजी? लेकिन फिर भी उसका पिताजी अपने मन में सोचने लग जाता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े डेथ बॉम्ब को आखिरकार हरा कैसे सकता है? मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, लेकिन सियान फिर से उससे बोल देता है कि पिताजी कुछ गलत हुआ क्या? क्या आप मुझे बता सकते हो? और जो सियान के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने सुना तो होगा ही ना कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर क्या हुआ है। हमारे टेंट के पास एक बड़े सारे डेथ वॉर्म की डेड बॉडी मिली है और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये किसका काम है। और हमें उस इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा सा ये पता चला है कि इसके पीछे एक सीक्रेट असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्ट की। ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है कि क्या कहा आपने, मिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन? और जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि हाँ, मिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में। वैसे तो हमें उनके ऑब्जेक्टिव का नहीं पता कि आखिरकार वो काम क्यों करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ का मैसेकर कर रखा है, यानी कि उन्होंने काउंटलेस लाइफ अपनी ले रखी है। मतलब वो कहने का मतलब यही है कि वो लोग बहुत ही तकड़े खूनी हैं और कुछ नहीं। और फिर वो बोलता है कि और वो लोग इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने डेड बॉडी के ऊपर या फिर कहीं कि अपने विक्टिम्स के ऊपर एक ब्लैक फॉग जो है उसे छोड़कर जाते हैं। वैसे तो बहुत टाइम पहले वैनिश हो चुके थे, लगभग आज से 300 साल पहले वो एक दिन बिल्कुल गायब हो गए थे, लेकिन अब फिर से हमें वही ब्लैक फॉग स्पॉट हुई है उस डेथ वॉर्म की बॉडी के ऊपर से। तो मैं इन सब से पक्का ये बता सकता हूँ कि ये जो ब्लैक फॉग है वो उन्हीं की है, क्योंकि जो गॉड ऑफ डार्कनेस की पूजा करते हैं वही वे फॉग छोड़ सकते हैं और वही उनकी पावर का सोर्स भी है। और इन सभी स्पेकुलेशन के बेस पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो डेथ वॉर्म को मारने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्ट का ही एक असैसिन है। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा सियान होता है वो बोलता है अपने मन में ही, इनक्रेडिबल, इन्होंने तो इतनी छोटी सी डिटेल से ये पता लगा लिया कि इन सब के पीछे मिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन हैं जो कि 300 साल पहले गायब हो चुके हैं। इससे पता लगता है कि मेरे पिताजी कितने ज़्यादा काबिल हैं। फिर सियान के पिताजी बोलते हैं कि देखो, हमें उनके डिसअपियरेंस का रीज़न अभी तक नहीं पता है, तो तुम थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना, ठीक है? और मैं इस इंसिडेंट की रिपोर्ट एम्पायर को अपने आप पहुंचा दूंगा। और जो सियान होता है वो बोलता है कि यस फादर, ठीक है। और सियान अपने मन में सोचता है कि हो, लगता है कि इस बार तो मैं बच गया। और जो सियान का पिताजी होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती कि मैं सियान के ऊपर शक करूं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यंग है यार, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि चलो हमारी इस डिस्कशन को आज यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? फिर जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि क्या तुमने हमारे आज के विजिटर्स के बारे में सुना है? और जो सियान होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि मैंने सुना तो था कि हमारे यहाँ पर महाराज आने वाला है विज़िट करने के लिए, लेकिन क्या वो आज ही आने वाले हैं? और जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि एग्ज़ैक्टली वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं तुमसे एक फ़ेवर माँगना चाहता हूँ। और जो सियान होता है वो बोलता है कि क्या कहा? एक फ़ेवर? और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एक सिपाही होता है वो भोंप बजाते हुए बोल रहा होता है कि हमारे महाराज के लिए रास्ता बनाओ। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो सियान का पिताजी होता है वो अपने घुटनों पर बैठकर आने वाले महाराज को ग्रीट कर रहा होता है। वो बोलता है कि महाराज आपका यहाँ पर स्वागत है, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक राजा होता है, मतलब वो पड़ोसी देश का राजा होता है या फिर कहीं कि उससे बड़े लेवल का राजा होता है, जिसकी वजह से वो उसके सामने सर झुका रहा होता है। और जो राजा होता है वो अपने घोड़े से नीचे उतर के बोलता है कि अरे हम लोग तो पुराने दोस्त यार, इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सियान के पिताजी को खड़े होने के लिए बोलता है। फिर वो नीचे की तरफ देखता है, वो बोलता है कि अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो बच्चा जो तुम्हारी मदद यहाँ पर कर रहा है फ्रंट लाइन्स पर। और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने बैठा होता है सियान, जो कि उस महाराज को ग्रीट कर रहा होता है। और वो बोलता है कि मेरा नाम है सियान और मैं यंगेस्ट सन हूँ वर्ट फैमिली का।
और फिर हम लोग देखते हैं जो राजा होता है वो बोलता है कि तुम जैसे यंग बॉय का इतनी हैरेस कंडीशन में रहकर यहाँ पर फ्रंट लाइन में हमारी मदद करना ये बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। फिर वो सियान के पिताजी को बोलता है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कंपेयर टू अदर्स। फिर हम लोग देखते हैं अपने मन में जो सियान होता है वो सोच रहा होता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया है कि जो मेरे पिताजी हैं वो मुझसे क्या फेवर मांगना चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि मैं उनका बेटा होने का रोल निभाऊं और कुछ नहीं। फिर वो बताता है कि उसकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें उसे इस महाराज से दूर रखा गया था क्योंकि जो उसके पिताजी थे वो उसे अपना बेटा बोलने से भी शर्माते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। वो जो राजा होता है वो बोलता कि वैसे परफेक्ट टाइमिंग है, मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाना चाहता था। फिर हम लोग देखते हैं कि राजा के पीछे जो बग्गी होती है उसके अंदर से कोई नीचे आने लग जाता है और जो नीचे आता है वो होती है एक लड़की जो कि बोलती है कि मेरा नाम है एरिन सेवेरेलस। हाँ, जो भी है इसका नाम एरिन सेवेरेलस ही है। और वो बोलते हैं कि मैं फिफ्थ प्रिंसेस हूँ यूसिफ एम्पायर की। और उसको देखने के बाद एकदम से जो सियान होता है वो बोलता कि एरिन ये तो वही लड़की है जो अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ प्रिंसेस है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो उसका पिताजी होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम आज के लिए एस्कॉर्ट करो प्रिंसेस एरिन को। और जो सियान होता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी डैड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एग्जैक्टली मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो। और जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि देखो तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस एरिन को कंपनी दो और कुछ नहीं। वैसे भी तुम उससे मिलने वाले ही हो जब तुम अकेडमी में चले जाओगे, तुम दोनों सेम ही एज के हो, क्यों है ना। और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि हाँ मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद है। जब मैं एकेडमी में था तो मैंने उसे 3 से 4 बार ही देखा होगा हाईएस्ट, वो भी उस टाइम पर जब हम क्लास एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फिर जो सियान का पिताजी होता है वो बोलता है कि देखो इसमें कोई भी हार्म नहीं है कि तुम एक दूसरे को अभी से जान लो क्योंकि तुम दोनों ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। और वैसे भी ये जो मीटिंग है ये ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों की जो रिलेशनशिप है या फिर कहीं की दोस्ती है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वैसे तो मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं अपने पिताजी की जो इंटेंशन है उनको साफ देख सकता हूँ। वो चाहते हैं कि हमारी दोस्ती भी वैसी ही हो जाए जैसी उनकी उस राजा के साथ है। और फिर सियान अपने मन में सोचने लग जाता है लेकिन उन्होंने गलत लड़की को चूज़ किया है क्योंकि जो एरिन है वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के केपेबल नहीं है। और फिर जो सियान होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि अभी मैं ये सब कुछ रिवील नहीं कर सकता कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसको फ्यूचर के बारे में पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वैसे भी अभी के लिए तो मुझे मेरे पिताजी के जो ऑर्डर्स हैं उनको मानना ही होगा और मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर हम लोग देखते हैं कि बस सभी लोग जाने लग जाते हैं वहाँ से, लेकिन तभी जो एरिन होती है वो कुछ नोटिस कर लेती है और वो बोलते हैं कि इस नदी का जो कलर है वो आखिरकार रेड क्यों है। और जो सियान होता है वो बोलता है कि ओह अच्छा, तो तुम ब्लड रिवर की बात कर रही हो क्या। और जो एरिन होती है वो बोलती है कि क्या कहा तूने, ब्लड रिवर। और फिर जो सियान होता है वो उसे समझाता है कि हाँ ये एक ऐसे पानी की नदी है जो कि इटर्निटी से बह रही है रेमिया वैली के अंदर। और रही इसके कलर की बात तो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं है, बस इसके अंदर जो बूढ़े और या फिर इंजर्ड डिमोनिक बीस्ट है जो कि फाइट नहीं कर सकते अपने सर्वाइवल के लिए, वो इंस्टिंक्टली इसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खून है, मांस मिट्टी है और जो उनके अवशेष हैं वो इस नदी में मिल जाते हैं और माना के रूप में बहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये नदी है उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। और ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस एरिन होती है वो बोलती क्या कहा, तुम कहना ये चाहते हो कि इसके अंदर रिमेन्स है और उनका खून है डिमोनिक बीस्ट का। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा सियान होता है वो बोलता है कि हाँ, और फर्दरमोर हमें ये भी पता चला है कि जो डिमोनिक बीस्ट है इसी से पानी पीते हैं और इसी के अंदर नहाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गंदा है, तो इसके अंदर जाने की कभी कोशिश भी मत करना। और ये बात सुनने के बाद जो एरिन होती है वो पूछती है सियान से कि इस रिवर के एंड में आखिरकार क्या है। और जो सियान होता है वो बोलता है कि इस रिवर के एंड में है डिमोनिक रेल्म। और जो एरिन होती है वो बोलती है कि क्या कहा तुमने, डिमोनिक रेल्म, इसका मतलब वो जगह जहाँ पर डीमंस रहते हैं। और फिर सियान उसके मज़े लेने के लिए एक बात और बोलता है कि हाँ, अगर तुम इस रिवर को कंटिन्यूसली फॉलो करो नीचे की तरफ तो शायद से तुम डीमन किंग के साथ भी एनकाउंटर कर पाओगे। और सियान फिर अपने मन में सोचता है कि वैसे तो कोई भी इंसान ये ऐसी घटिया या फिर ये बेकार हरकत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे इसके मज़े लेने में बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। और वे ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं आपस में, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करते हैं, उन्हें देखने को मिलता है आसमान में एक येलो लाइट। और उसको देखकर जो एरिन होती है वो बोलती है कि ये लाइट कैसी है। और इस लाइट को देखने के बाद जो सियान होता है वो बोलता है कि
ये लाइट तो उस डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि थर्ड वेस्ट की सेंट्री पोस्ट की तरफ से। और वो बोलता है कि गोल्डन लाइट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर उनका एनकाउंटर हो चुका है डिमोनिक बीस्ट के साथ। और ये बात सुनने के बाद जो एरिन होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती क्या डिमोनिक बीस्ट अभी से पहले अपीयर भी हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है सियान का फादर जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है कि हमारे महाराज की सुरक्षा करो, नाइट ऑफ द गार्डियन डिवीजन फॉलो मी, थर्ड वेस्ट सेंट्री की तरफ हम लोग जा रहे हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये बात सुनने के बाद जो वहाँ पर राजा आया होता है वो बोलता है कि वेलिस मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो वेलिस होता है यानी कि सियान का फादर होता है वो बोलता है कि क्यों महाराज क्या हुआ। और जो महाराज होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आया हूँ, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैं भी तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो सियान का फादर होता है वो बोलता है कि मैं समझ गया। फिर जो राजा आया होता है वो अपनी आर्मी को बोलता है कि हम भी सियान के फादर की मदद करने वाले हैं और हम वहाँ पर जाकर उन सभी एनिमीज़ को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें उनके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखानी है। क्या तुम सब लोग रेडी हो? और हम लोग देखते हैं कि उसकी जो आर्मी होती है वो भी रेडी हो जाती है। और फिर जो सियान का फादर होता है वो सियान को बोलता है कि हे सियान तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। और सियान बोलता है कि यस फादर मैं आ रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो एरिन होती है वो बोलती कि हे क्या तुम सच में डिमोनिक बीस्ट के साथ लड़ाई कर सकते हो? क्या तुम इतने केपेबल हो? और जो सियान होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं केपेबल नहीं हूँ? वैसे तो मैं मेरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हूँ पीछे से, लेकिन तुम कह सकते हो कि मैं लड़ाई कर सकता हूँ उनके साथ। और हाँ, तुम अगर उस साइड पर जाओगी तो तुम्हें रिफ्यूजीज़ का टेंट मिल जाएगा जहाँ पर तुम सेफ रहोगी। ये बात सुनने के बाद जो एरन होती है वो बोलती कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। और वो ज़िद करने लग जाती कि उसे भी उसके साथ जाना है। और सियाल अपने मन में सोच रहा था कि ये आखिरकार किस तरीके की बकवास कर रही है यार, ये ऐसी घटिया सी चीज़ों पर ज़िद क्यों लगा रही है, बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रही है अपने आप को। और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों सेम ही एज के हैं, अगर तुम वहाँ पर जा सकते हो तो मुझे भी ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो सियान होता है वो बोलता है कि मैडम हम यहाँ पर बैटलफील्ड में हैं, ना कि किसी प्लेग्राउंड में। और जो एरिन होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है और वो बोलती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे वहाँ पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर जो हमारा सियान होता है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और फिर वो बोलता है कि यूकेलिन इसे संभालो। और ये बात सुनने के बाद जो यूकेलिन होता है वो प्रिंसेस के पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि यस यंग मास्टर, मैं यूकेलिन रॉयल गार्ड की जगह लेने के लिए रेडी हूँ और मैं प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करूँगा सेफ्टी तक जाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि यूकेलिन उसके पीछे आ जाता है जिसकी प्रेजेंस को प्रिंसेस भी महसूस कर रही होती है। और फिर वो एकदम से यूकेलिन की तरफ देखने लग जाती है और जो यूकेलिन होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस इस तरफ आइए, हमें आपको सेफ्टी के लिए ले जाना होगा। और जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हमारे सियान के ऊपर और वो बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा बेकार हो, तुम आखिरकार एक प्रिंसेस को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो जो एक एम्पायर की प्रिंसेस है। फिर जो सियान होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि काउंटलेस नाइट जो है वो अपनी ज़िंदगी को गंवा सकते हैं तुम्हारी स्टबर्नेस की वजह से। तुम्हें पता है यहाँ पर बैटलफील्ड में हीट की कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, सभी लोग अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर लड़ाई करते हैं डिमोनिक बीस्ट के साथ। क्या तुम उन सभी की लाइफ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकती हो? बताओ मुझे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से बोल रहा होता है जिसकी वजह से जो प्रिंसेस हो जाती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसकी आंखों में पानी आने लग जाता है। और फिर जो सियान होता है वो वहाँ से चला जाता है ये बोलते हुए कि अगर तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह ही बिहेव करना तो वापस चली जाओ प्रिंसेस। और वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोग देखते हैं जेलीफिश और घोंगे टाइप का जो मोस्टर होता है उन सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा होता है। उन सभी के जो अटैक्स हैं उसके मोस्टर के ऊपर बेकार हो रहे होते हैं और वो लोग आपस में चिल्ला रहे होते हैं कि डू नॉट रिट्रीट, हमें इसको रोकना होगा, जल्दी से हमें इसको ख़त्म ही करना होगा। फिर हम लोग देखते हैं जो सियान का फादर होता है वो अपने सभी सैनिकों को बोलता है कि फॉर्मेशन में वापस से आओ, हमें हमारे महाराज को बचाना है और इन सभी मोस्टर को यहीं के यहीं ख़त्म कर देना है। शो देन नो मर्सी। और हम लोग देखते हैं वो सभी लोग उन मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। और अब हमें बताया जाता है यूसिफ एम्पायर के राजा डियोने सर्वेलिस के बारे में। उनकी दो वाइफ थी जिसमें से पहली का नाम था एम्प्रेस डियाना कुशेल, जो कि हालांकि मुझे लगता है कि मर चुकी होगी क्योंकि इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। और जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था सेंड्रा नेपोलिस, जिसके पास अभी करंट टाइम पर अथॉरिटी है उसकी। जो उसकी पहली वाइफ थी यानी कि पहली महारानी थी उसने पहले प्रिंस और सेकंड प्रिंसेस को जन्म दिया था और जो दूसरी वाइफ थी उसने थर्ड और फोर्थ प्रिंसेस को जन्म दिया था। हाउएवर जो अपनी पांचवी प्रिंसेस है एरिन सर्वेलिस वो एक अनजान लड़की से पैदा हुई थी या फिर कहें कि अनजान रानी से। तुम ऐसे भी मान सकते हो कि वो एक नाजायज़ औलाद थी। इसी की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उसे प्रिंसेस बोलना ही गलत है, उसे सिर्फ प्रिंसेस नाम का बोला जाता है क्योंकि राजा डियोना की वो बेटी है।
इसके अलावा उसको कोई भी प्रिंसेस वाले हक नहीं दिए जाने चाहिए। ये सारी वहाँ के लोगों की मान्यता थी। लेकिन जो हमारी प्रिंसेस एरिन थी उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो दूसरों की नज़रों के सामने कभी भी सबमिट नहीं की। उसने बहुत सारी मेहनत की, अपनी सभी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल किया और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जितनी किसी ने भी नहीं की। वो हर चीज़ में अव्वल आने लगी। लेकिन फिर भी जो लोग उससे नफ़रत करते थे उन्होंने उसे कभी भी नहीं अपनाया। कई लोगों ने तो उसको कास्ट आउट भी कर दिया अपने रॉयल एम्पीरियल से, उसको आने से मना कर दिया हमारे रॉयल ख़ानदान में या फिर कहें कि महलों में। उसे ओकेजन पर बुलाना उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उसे किसी भी ओकेजन पे आने के लिए मना कर दिया था। कई लोग तो कहते थे कि उसकी तो बहुत टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। तो लोगों ने उसे एक ऐसी राजकुमारी माना जो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है और उसको कास्ट आउट कर दिया। और ये सारी बातें हमारा सियान बता रहा होता है अपनी तलवार को, और वो बोलते हैं कि क्या ये तो बिल्कुल वैसी स्टोरी है ना जैसे तुमने अपने फादर से अपनी पास्ट लाइफ में खुद के लिए सुनी थी। और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो किंग की पॉलिटिक्स होती है वो ऐसे ही काम करती है, जिसमें जो बच्चा लायक होता है या फिर जो कॉम्पिटिटर होता है उसको अलग करने की जो है साजिश की जाती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी फाइट चली रही होती है उन मॉन्स्टर के साथ, जो जेलीफिश टाइप के मॉन्स्टर वहाँ पर आए होते हैं। और हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो राजा को अटैक करते हुए देख रहा होता है और वो बोलता है कि कुछ भी बात हो, जो राजा डियोना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हमें दिखाया जाता है राजा डियोना जो कि अपनी होली लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वह कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता। और फिर हमें जो सियान होता है वो बताता है कि जो राजा डियोना है उसका मैजिक ग्रेड 8 स्टार का है। अगर वो एम्परर भी नहीं बने होते तो वो अपनी जगह पक्की कर लेते मैजिक काउंसिल के अंदर। और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि जो मीडियम ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं राजा डियोना ड्यूक के साथ मिलकर शराब पीने की तैयारी कर रहा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया किसी के साथ बैठकर दारू पिए हुए। वैसे अकेला दारू पीने में इतना मज़ा नहीं आता, तो ड्यूक क्या तुम पियोगे? लेकिन जो ड्यूक होता है वो मना कर देता है और वो बोलता है कि देखिए, जब तक मैं फाइटिंग अरीना में रहूँगा मैं अपने आप को दारू से दूर ही रखूँगा, क्योंकि मुझे कभी भी लड़ाई पर जाना पड़ सकता है। और वो ये बोलकर माफ़ी भी मांगता है। और फिर जो डियोना होता है वो बोलता है कि लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक थॉट जो बार बार मेंशन हो रहा है, क्या तुमने सुना है स्टेट में जो अभी के हादसे हो रहे हैं उसके बारे में? फिर हमें पता लगता है कि जो डियोना होता है वो ड्यूक को बताता है कि रिसेंटली बहुत सारे जो नोबल ख़ानदान के लोग हैं उनका असेसिनेशन जो है वो चालू हो चुका है एम्पायर के अराउंड। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो उससे पूछता है कि क्या इन सब में कोई कॉमन बात है? और जो राजा डियोना होता है वो बोलता है कि ऑफकोर्स इन सब में एक कॉमन बात है। वो बताता है कि जितने भी नोबल्स असेसिनेट हुए हैं वो सभी लिस्टेड थे, मतलब वो सभी लोग करप्ट ऑफिशियल्स थे हमारे रॉयल ख़ानदान के। फिर डियोना बोलता है कि रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि उनकी लाश के आसपास ब्लैक फोग पाई गई है। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा ड्यूक होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सोचने दो। और जो डियाना होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ सीन आ रहा है या फिर तुम कुछ रिलेट कर पा रहे हो इससे? और जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि देखो, मुझे लगता है कि जो ब्लैक फोक के फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट कर दी है। मैंने थोड़े टाइम पहले हमारे टेंट के पास भी ब्लैक फोक को देखा था। और ये बात सुनने के बाद जो डियोना होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो सेंस तो बना रहे हैं, तो फिर हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे? ये बात सुनने के बाद वो अपने गिलास में दारू डाल लेता है और वो बोलता है कि चलो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने हमारी मदद की उन सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है एम्पायर के मामलों को लेकर। और एक और चीज़ है जिसने मेरी जो टेंशन है पर्टिकुलरली इस केस में खींची है। और ड्यूक होता है वो पूछता है कि और वो क्या है? और फिर जो डियोना होता है वो बोलता है कि सब नोबल्स को लगता है कि इन सब हरकतों के पीछे, इन सब असैसिनेशन के पीछे हमारी 5th प्रिंसेस एरिन का हाथ है। ये बात सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो सभी लोग मिलकर राजकुमारी एरिन को इसमें फंसाना चाहते हैं? और ये सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा एम्परर डियोना होता है वो बोलता है कि हाँ, वो सभी लोग प्रिंसेस एरिन को इस मामलों में फंसाना चाहते हैं। अभी के लिए तो मैंने उन सबको चुप करा दिया है क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है एरिन के खिलाफ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एरिन को इसके अंदर फंसा कर ही मानेंगे। फिर हम लोग देखते हैं जो डियोना होता है वो राजा ड्यूक से एक रिक्वेस्ट करता है फ्रेंड होने के नाते, और वो बोलता है कि अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो मेरी जगह पर तुम मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखोगे प्लीज़। ये बात सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि आपका सर्वेंट वेलेस वर्ट
आपकी इस इच्छा को पूरी करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोग देखते हैं कि वो एग्री कर जाता है प्रिंसेस एरिन का साथ देने के लिए। और जो राजा डियोना होता है वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सियान का टेंट, जिसके अंदर एमिली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ बोल रही होती है कि क्या क्या कहा तुमने। और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो बोलता है कि क्या मतलब, क्या क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए मुझसे। और फिर एमिली जो होती है वो बोलती कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुमने प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने से सीधा सीधा मना कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। अगर तुम ऐसे ही सभी लड़कियों को मना करते रहे तो कोई भी लड़की तुमसे फ्यूचर में जाकर शादी नहीं करेगी और तुम पूरी एटर्निटी के लिए अकेले रह जाओगे। समझ में आ रहा है तुम्हें। और जो हमारा सियान होता है वो अपने मन में सोच रहा था कि एमिली को क्या लगता है कि मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा। और वो ये बोलते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है एमिली, और यहाँ पर संभाल लेना। और जो एमिली होती है वो बोलती है क्या तुम आज भी एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। और जो सियान होता है वो बोलता है कि अरे मेरी चिंता मत करो, तुम सो जाओ। जैसे ही वो अपने टेंट का पर्दा हटाता है बाहर निकलने के लिए, तो हमें दिखाई देती है कि बाहर की तरफ प्रिंसेस एरिन आ जाती है। और उसको वहाँ पर देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और एमिली तो डर जाती है और बोलती है तुम कौन हो। और फिर हमें पता लगता है कि जो प्रिंसेस एरिन होती है वो अपना कपड़ा उतारती है अपने सर से और वो बोलती कि क्या तुम कहीं पर जा रहे हो क्या, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं प्लीज़। और हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस को वहाँ पर देखकर एमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हाँ चलो अब सियान का कुछ तो होगा। फिर सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस एरिन को, जो कि सियान से पूछ रही होती है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। और जो सियान होता है वो बोलता है कि मुझे अराउंड 1 मंथ तो यहाँ पर आए हुए हो गया है। और जो सियान होता है फिर उससे पूछता है कि क्या रीज़न था कि आप यहाँ पर आ गई मेरे पास, वो भी इस टाइम पर। और जो प्रिंसेस एरिन होती है वो थोड़ा सा सोचने के बाद बोलती है कि एमिली क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। और सियान भी उसको जाने के लिए बोलता है कि एमिली थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और एमिली बहुत ज़्यादा खुश होकर बाहर की तरफ जाने लग जाती है और वो बोलती है कि हाँ हाँ तुम दोनों यहाँ पर एंजॉय करना, मैं बाहर जा रही हूँ। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये क्या बात कर रही है। और एमिली वहाँ से बाहर चली जाती है और सियान अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या मतलब था इसका एंजॉय करने का, मैं एक 10 साल की लड़की के साथ क्यों ही एंजॉय करूँगा जबकि मेरी एज तो 40 ईयर है। और फिर हम लोग देखते हैं जो एरिन होती है वो अपने सुबह के बर्ताव के लिए अपोलोजाइज करती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, एक राजकुमारी होने के नाते मैंने प्रॉपर बिहेव नहीं किया तो मुझे माफ़ कर दो। और जो सियान होता है वो बोलता है कि अरे अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं भी आपसे अपोलोजाइज करना चाहता था मेरे रूड बिहेवियर के लिए। और जो एरिन होती है वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी ऐसे ही ट्रीट करती, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे तुम्हें तो और लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया है, तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल हो और तुम बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी हो। और ये बात सुनने के बाद सियान अपने मन में सोचता कि ओह तो इसकी ये पर्सनैलिटी भी है, ये तो मैंने आज ही देखा। फिर जो एरिन होती है वो बोलती कि राइट, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही जल्दी एकेडमी में एंटर होने वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम गुड रिलेशनशिप में। और वो अपनी ये बात बोलने ही वाली होती है लेकिन तभी जो हमारा सियान होता है वो उसकी बात काटते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी प्रिंसेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस एरिन होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और जो सियान होता है वो बोलता है कि अगर तुम मेरे पास यहाँ पर एक्वेंटेंस के लिए आई हो तो प्लीज़ अभी के अभी वापस चली जाओ। और ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस एरिन होती है वो बोलती है ओह इसका मतलब ये है कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते, तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेन हो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ नाम की ही राजकुमारी हूँ। और ये बात वो रोते रोते और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोल रही होती है लेकिन सियान को उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो एरिन होती है वो बोलती कि हाँ मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझ गई, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो कि तुम मुझसे कुछ भी गेन नहीं कर सकते, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, मुझे लगा था कि हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन हो सकती है। और ये बात बोलते ही वो वहाँ से जा ही रही होती है लेकिन जाते जाते वो एक बात बोल देती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो लॉर्ड एशल से। ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो ट्रिगर्ड हो जाता है, वो एकदम से ही बोलता है कि क्या इसने किसको मेंशन किया अभी अभी। और वो एकदम से पीछे की तरफ पलटकर प्रिंसेस एरिन का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुमने अभी अभी किसका नाम लिया। और जो प्रिंसेस एरिन होती है वो बोलती है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया है, मेरा हाथ इतना टाइटली क्यों पकड़ रखा तुमने। और जो हमारा सियान होता है वो बोलता है कि एशल नो,
मेरे बड़े भाई को आखिरकार तुम जानती कैसे हो? और जो एरिन होती है उसकी बात का जवाब देती है कि लास्ट ईयर मैंने रॉयल अकेडमी में विजिट किया था। उस टाइम पर जाकर मैं लॉर्ड एशल से मिली थी और उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवाइस भी दी थी कि मैं दूसरों की चिंता ना करूं, दूसरे लोग क्या कहते हैं मुझसे, मुझे बस अपने प्रिंसेस के जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस है उसको निभाना है प्रॉपर। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी थी। ये बात सुनने के बाद जो हमारा सियान होता है वो बोलता है कि क्या उसने इसको एडवाइस दी थी? इसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड एशल या फिर कहें कि मेरा बड़ा भाई अभी से पहले अपनी चाल चलनी शुरू कर चुका है। वो इसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में आकर इसको मार सके और इसको रास्ते से और ये बातें सुनने के बाद एकदम से जो सियान होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मुझे भी तुम्हें एक प्यारी सी एडवाइस देनी है। और जैसे वो ये बात बोल रहा होता है उसका जो टेंट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है और उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन तभी एमिली एकदम से अंदर की तरफ भाग कर आती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जल्दी से भागिए यहाँ से। और वो ये बात कंप्लीट कर ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनके टेंट को ऊपर से तोड़कर एक बहुत ही बड़ी लकड़ी का जो अटैक होता है वो उनके ऊपर आकर गिरने ही वाला होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लास्ट अटैक उस पर लग भी जाता है और हमें पता लगता है कि एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने उनके टेंट के ऊपर हमला कर दिया है। और उस लास्ट अटैक की वजह से जो एमिली होती है वो थोड़ा सा दूर जाकर गिरती है और जो सभी सोल्जर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि डैम, ये तो यंग मास्टर का टेंट था, जल्दी जाओ और देखो कि वो सेफ है या नहीं, उन्हें जल्दी से जल्दी बचाओ। लेकिन एमिली उस लास्ट अटैक को अपनी आंखों के सामने देख रही होती है और वो रोने लग जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि यंग मास्टर नहीं, ये नहीं हो सकता। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है यंग मास्टर के टेंट के ऊपर।